तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क को, स्पेन वर्सेस इटली को और अर्जेंटीना वर्सेस कनाडा को। साथ ही साथ ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैचेस को रिव्यू करेंगे और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच का प्रीव्यू भी निकालेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यार, एज एन इंडियन फैन in the T20 World Cup and as an Argentinian fan in the Copa America, राइट, this could not have gotten better. बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आया इस पॉडकास्ट के टॉपिक्स को कवर करते हुए। एंड तुमने यूरोस के जो मैचेस कवर करो उसमें कुछ मजा आया तुम्हें देखने में? क्या ऐसी? आई थिंक इंग्लैंड की तरफ से तो फिर से हराम बॉल देखने को मिला, बट इटली वाला गेम आई थिंक दैट वाज नाइस, सो बेटर है। एंड इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ है, भाई वो भी क्या मैच हुआ है। राइट, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करने हैं आज हमें। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो नेक्स्ट एक फ्रंटियर एंड कितना इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है वो, फॉर नॉट सो ऑब्वियस रीजन जो कि लोगों को पता नहीं है, वो भी कवर करेंगे हम लोग। वील स्टार्ट विद इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। सबसे पहले मैच वो हुआ था, ठीक है। हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे वेस्ट इंडीज मुझे लग रहा है थोड़ी सी एज है 0.5% की, एंड तुमने कहा था कि इंग्लैंड तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीतते हुए दिख रही है। वर यू सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट? आई थिंक सो, थोड़ा सा मैं सरप्राइज था क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने स्कोर कार्ड देखा था तब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था जीतना इंग्लैंड के लिए भी। जब वो बैटिंग कर रहे थे, चेस कर रहे थे, बट उसके बाद जो उन्होंने स्पीड पकड़ी है एंड द रोल दैट फिल सॉल्ट प्लेड इन इट, आई थिंक वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था भाई। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज ने अपने टांगों पे कुल्हाड़ी मारी है। ओके, एंड लेट मी प्रूव दिस टुडे, ठीक है। बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला है कि मैं बैट्समैन को उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर क्वेश्चन करूं, क्योंकि आईपीएल में पूरे टाइम ही चल रहा था एंड वर्ल्ड कप में पूरे ग्रुप स्टेज में ये चीज एविडेंट नहीं थी बिकॉज पिचेस बहुत डिफरेंट थी। आई थिंक दिस इज दैट वन गेम जहां पे एक्चुअली में वो चीज दोबारा क्वेश्चन में आनी चाहिए। लेट मी पुट इट आउट व्हाई। सबसे पहले तो पिच जैसी थी एज एक्सपेक्टेड, रात का गेम था, टॉस जीतकर चेज ही करना था, कोई सरप्राइज थे नहीं उसमें, हमने डिस्कस करा था पहले। ये दोनों टीम से जो हमने प्रेडिक्टेड लाइन निकाली थी उसमें एक एक चेंजेस थे, एंड बेसिकली ऑन अ बेटर नोट परहैप्स बिकॉज सैम करन हमने कहा था खेलना चाहिए, वो आ गया था टीम में, बट बेस्टो बाहर नहीं हुआ, विच मेंट कि विल जैक्स को बाहर कर दिया। आई स्टिल डोंट गेट व्हाई। मुझे लगता है कि विल जैक्स ऑफर्स मोर वैल्यू, ऑल्दो दे आर कंटिन्यूइंग विद बेस्टो एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स एज वेल। पिछले मैच में उसका आई थिंक बहुत बड़ा हाथ था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसने एक जगह से जो गेम एकदम ही खत्म कर दिया। तो आई थिंक अब तो बेस्टो ने अपनी जगह कंफर्म कर दी है, एंड अगर ऐसा खेलेगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो क्रेडिट टू इंग्लैंड एंड बेस्टो फॉर प्रूविंग ऑल ऑफ अस रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट। अगर हम लोग वेस्ट इंडीज की बात करें, ओबिद मैकॉय हमने कहा था खेलना चाहिए, वो नहीं खेला है, अल्जारी जोसेफ ही खेला है, राइट, एंड दैट वाज आई थिंक अ बिग इशू। मुझे लगता है वहां पे इन लोगों ने एक चीज मिस कर दी। ऑल्दो रॉस्टन चेज वापस आ गया था एज वी हैड प्रेडिक्टेड, एंड सो राइट अवे कमिंग टू द गेम, क्या तुम्हें लगता है, जस्ट टू स्टार्ट विद, देन वील गो इनटू मोर डिटेल, जो वेस्ट इंडीज से स्कोर खड़ा करा था वो इनफ था? आई थिंक मैं तो इतना यूज्ड टू था ग्रुप स्टेज को लेके कि इतने छोटे छोटे स्कोर मिल रहे हैं कि जब मुझे दिखा कि 180 स्कोर बना दिया इनने, तो आई थॉट कि भाई इट इज अ गुड इनफ स्कोर टू डिफेंड। मतलब अगर मे बी ऐसा ना हो कि आप आउट एंड आउट जीत ही जाओगे सिंगल हैंडेडली, बट आई थिंक इट इज अ गुड इनफ स्कोर टू डिफेंड कर सकता आप इस चीज को। तो आई थॉट दैट इट वुड बी इनफ, बट वही है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेला, इट डिड नॉट सीम लाइक इट। लेट मी नाउ शो यू, एक्सपोज दिस, हाउ इन लोगों ने जो नेट रन रेट जो स्टार्ट जिस नोट पे स्टार्ट ऑफ करा था, उन लोगों ने कैसे टैंक करा ना, बॉटल करा है, एंड बहुत बड़े बड़े नामों ने आज डिसअपॉइंट करके दिया वेस्ट इंडीज के बिहाफ पे। देयर इज अ रीजन व्हाई मैंने कहा कि अपने टाइम पे कुल्हाड़ी मारी है। स्टार्ट के लोग करते हैं पावर प्ले में 54 रन बनते फॉर नो लॉस, ठीक है। आई थिंक किंग का जिस तरीके से रिटायर्ड हर्ट हो जाना, क्योंकि वही एक बंदा था जो कि रन रेट को दूसरे एंड से कॉम्पनसेट करके चल रहा था। दो बहुत बड़े नाम आज मैं लूंगा, चार्ल्स का एंड पूरन का। ओके, इन लोगों ने पूरी इनिंग्स की गुड़गोबर करी है, एंड एक बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी है जो कि कई लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट फैक्ट यही है, अगर विराट कोहली ये चीज कर रहा होता है ना, अभी सब उसको गाली दे रहे होते हैं। जस्ट लुक एट दे स्ट्राइक रेट्स। इन लोगों ने आई थिंक 100-110 की स्ट्राइक रेट से खेला मैक्स टू मैक्स, एंड द इशू वॉज कि अगर दूसरे एंड से कोई बैट्समैन रन बना रहा है तो इट क्लियरली मीन्स कि द विकेट हैज नो इशू। अगर दूसरे एंड से बैट्समैन रन बना रहा है तो वो भी तो सेमी विकेट पे खेल रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब भी वो स्ट्राइक पे आ जा रहा है तो पिच आसान हो जा रही है खेलने के लिए। आई थिंक पूरन एंड
चार्ल्स, इन दोनों ने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को पेस करा है, इजीली कम से कम 20 रन शॉर्ट थी वेस्ट इंडीज यहाँ पे। 200 रन आराम से बन सकते थे। वंस अगेन लेट मी शो यू हाउ, स्टैटिस्टिक से प्रूव करता हूँ। 54 रन थे पहले के 6 ओवर में, विच मीन्स 9 रन एन ओवर। अगले 4 ओवरों में सिर्फ 28 रन आते हैं, राइट, सिर्फ 7 रन पर ओवर की इकोनॉमी से। 82 फॉर नो लॉस थी 10 ओवर में। आपका एक भी विकेट नहीं गिरा, आपने फिर भी सिर्फ 7 की इकोनॉमी से क्यों खेला? क्या पॉइंट है? आज रोमारियो शेफर्ड भी टीम में था, विच मेंट की नंबर 8 तक बैटिंग है आपकी। अगर हम लोग इंडिया को इस बात पे क्वेश्चन करते हैं तो फिर वेस्ट इंडीज को तो क्यों ना करें? देयर वॉज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर टू स्लो डाउन द टेम्पो इन द मिडिल ओवर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका प्रेशर पता है कैसे प्रूव होता है, और अभी आपको और बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आदिल रशीद और मोइन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई। इन एवरी फेज जहां पे रन रुके हैं, द स्टैंड आउट गाइज वर द स्पिनर्स। अगले फेज में हम देखते हैं वेस्ट इंडीज को रियलाइज होता है कि भाई बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, ये तो हम लोग पूरे रन रेट की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, इससे कुछ होने नहीं वाला रिजल्ट। सो व्हाट हैपेंस इज, अगले 5 ओवर की बात करते हैं, 10 से 15 ओवर के बीच में। अब चार्ल्स को ये रियलाइजेशन होती है सबसे पहले वो अपना विकेट फेंकता है, क्योंकि उसको प्रेशर माउंट हो गया था। उसके बाद सेम चीज होती है पूरन के साथ बाद में जाके। दोनों आउट इस तरीके से हो रहे हैं दैट दे हैव रियलाइज्ड कि इन लोगों ने प्रेशर टैंक अप कर दिया है, एंड इसके से पूरी टीम इफेक्ट हो रही है। अब अगर हम लोग आउट नहीं होंगे और पूरे एंड तक नॉट आउट भी रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सो चार्ल्स पहले यहाँ पे आउट होता है, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि पॉवेल अंदर आता है, एंड पॉवेल बीइंग द कैप्टन, जिस तरीके की बैटिंग उसने करी है, फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इट वाज एविडेंट दैट ही हैज रियलाइज्ड कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, अभी हमने जो मोमेंटम था उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है। जिस तरीके से वो लिविंगस्टोन पे आउट हुआ है, 3 छक्के लगातार मारे थे आई थिंक, और उसके बाद चौथी ओवर पे फिर मारने गए। क्या मतलब है इसका? क्या जरूरत थी? अगर 18-20 रन आ चुके हैं इस ओवर से, लिविंगस्टन ने सिर्फ 1 ओवर डाला और सबसे थ्रेटनिंग बैट्समैन को आउट कर दिया, क्योंकि ही रियलाइज ना कि आप शॉर्ट पड़ गए रन पे। और बताता हूं आपको यहाँ पे, आखिर के 5 ओवर की बात करें, 10 से 15 ओवर के बीच में इनके आते हैं 55 रन। अब आखिरी 5 ओवर में आइडियली इसके ऊपर और बिल्ड करके रन रेट और बढ़ानी चाहिए। आखिरी 5 ओवर में से 43 रन आते हैं। इट इज नॉट इवन 9 रन एन ओवर। रन रेट फिर डिप कर गई। पहले 6 ओवर के बाद रन रेट डिप करी थी, फिर 10 से 15 ओवर के बाद फिर से रन रेट डिप कर गई। जहां जहां पीक करनी चाहिए थी वहां रन रेट स्लो होते जा रही है। व्हाट डज दिस मीन? अब यहाँ पे क्या होता है, पूरन जो है भाई साहब, वो पॉवेल के आउट होने के बाद वो रन रेट जो है स्लो करे जा रहे थे, फिर वो आर्चर पे आउट हो जाते हैं। आर्चर ही था आई थिंक, इफ आई रिमेंबर राइट। पूरन जो है आर्चर ही था, राइट। एंड देन यू सी इसके चक्कर में क्या होता है, अब रथरफोर्ड और आंद्रे रसल नए नए हैं क्रीज पे। अब 1-2 बॉलें यूजुअली नहीं लगती, स्टार्टिंग की बॉल कनेक्ट नहीं होती। उसके चक्कर में ही आंद्रे रसल ने आते ही रैश शॉट खेलना पड़ा, बिकॉज ही डिड नॉट इवन हैव द टाइम टू टेक अप एटलीस्ट 1 ओवर। वो आउट हो जाता है, विच मीन्स कि अब मोर लाइकली सिर्फ रथरफोर्ड ही बचा है। रोमारियो शेफर्ड पे अब कितना ही ट्रस्ट करोगे अभी फिलहाल? एंड रथरफोर्ड कॉम्पनसेट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा गेम चेंज करके देता है आपको टुवर्ड्स द एंड, एंड ही हैज बीन ग्रेट विद द बैट दिस वर्ल्ड कप। उसके चलते हुए ही 180 रन बन पाते हैं। बट क्या ये रन इनफ थे? एट एवरी फेज, हमने 4 फेज में गेम को डिवाइड करा, हर फेज में कहानी सेम थी एक्सेप्ट द पावर प्ले, कि एक बंदा दूसरे एंड से इतना स्लो करे जा रहा है गेम को कि दूसरे एंड से बैट्समैन जो अच्छा खेल रहा है उसको रैश शॉट खेल के आउट होना पड़ रहा है, और उस चीज को बाद में रियलाइज करके जो बंदा अभी तक स्लो खेल रहा था अब वो भी अपना विकेट स्लो कर दे रहा है। ये पूरी कहानी है। आई थिंक वी कैन ऑल्सो से कि अल्टीमेटली अगर 180 के बाद आपके सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं तो आप तेज खेल सकते थे, एंड 200 भी बन जाते ना तो भी यू शुड हैव गॉन फॉर 220 अगर 4 विकेट गिरे होते तो। मतलब आई थिंक वो T20 का वो चीज, स्पेशली फ्रॉम दिस IPL वी हैव सीन कि वो चीज चली ही गई है एग्जैक्टली एकदम ही, कि आपका इंडिविजुअल स्कोर बनेगा नहीं बनेगा। अगर आपके 200 बन गए, क्योंकि T20 में लेजिट इस टाइम पे नथिंग इज अ गुड स्कोर, कुछ ना कुछ करके चेज कर ही सकता है दूसरी टीम भी। तो अगर 200 भी बन जाते हैं आपके एंड यू हैव अ फ्यू ओवर्स लेफ्ट, उसके बाद भी आपके 4 विकेट गिरे तो यू शुड कंटिन्यू दैट वे, और इंक्रीज करने का ट्राई करना चाहिए। बट ठीक है, सेकंड इनिंग्स पे आते हैं। अब इंग्लैंड के ऊपर बहुत हद तक प्रेशर कम हो चुका था, ऊपर से पावर प्ले इतना अच्छा चला गया, 58 रन आते हैं पावर प्ले के अंदर। रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ एंड आंद्रे रसल जो सारे पेसर्स थे सबके सब पिट हैं। सिर्फ एक बॉलर था जिसने थ्रेट क्रिएट करा था, वो था अकील हुसैन। 3 ओवर उसने पावर प्ले के अंदर ही डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ 19 रन दिए, विच मीन्स बचे हुए 3 ओवर में 41 रन आए हैं। कितना एक्सपेंसिव हो सकता है आदमी? दैट इज ऑलमोस्ट 14 रन एवरी ओवर। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पे वेस्ट इंडीज मिस्ड अ ट्रिक।
उसके बाद क्या होता है, अब इतना ज्यादा अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है आपको, नेक्स्ट 4 ओवर में नाउ इंग्लैंड कैन अफोर्ड टू डू व्हाट वेस्ट इंडीज डिड इन द 6th to the 10th ओवर फेज। क्योंकि जब आप चेस कर रहे हो तब फिर मैटर नहीं करता कि आपकी रन रेट कैसी है, फिर आपको पेसिंग इनिंग्स की करनी है डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑन द स्कोर बोर्ड। So they had all the luxury to take their time in the middle overs now, and that is exactly what they do. अब मिडिल ओवर्स में 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 26 रन आते हैं, दैट इज इवन लोअर देन वेस्ट इंडीज, बट कोई इशू ही नहीं है। बटलर आउट होता है, फिल सॉल्ट अभी भी खेल रहा है, साथ के साथ मोइन अली को 1 डाउन भेज दिया था, विच वंस अगेन इट इज अ गुड साइन बिकॉज हम लोग कह ही रहे थे कि उसके ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, राइट। सो ही कम्स अप। यहाँ पे अब क्या हुआ है कि फिल सॉल्ट टिका हुआ है एकदम, ठीक है। मोइन अली नाउ हैज द लाइसेंस की आती पिटाई करे, बिकॉज कोई प्रेशर ही नहीं है। मोइन अली इवेंचुअली गेट्स आउट, विच मीन्स कि बेस्टो अंदर बैटिंग करने के लिए आने वाला है, एंड इसके बाद कोई विकेट गिरता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 6 से 10 ओवर का फेज था, रॉस्टन चेस और गुडाकेश ये दोनों थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखते हैं, गेम को वापस खींच के लाते हैं, बट बिकॉज विकेट्स नहीं गिरे इट मेंट कि नाउ यू कैन बेसिकली टेक ऑफ। अब आखिरी के 10 ओवर में 100 से भी कम रन रहेंगे और 9 विकेट हाथ में, राइट। कोई प्रेशर ही नहीं है सच। एंड अगले 5 ओवर में हम लोग देखते हैं 57 रन आ रहे हैं अगले 5 ओवर में, तो रन रेट आपकी 24 बॉलों पे 26 रन से सीधा 30 बॉलों पे 57 रन एकदम से शूट अप कर गई। क्यों? बिकॉज कोई प्रेशर नहीं है, आपके पास विकेट्स हाथ में, डेप्थ भी है बैटिंग में, यू कैन टेक ऑल द रिस्क इन द वर्ल्ड। इस फेज में मेजॉरिटी ऑफ द स्कोरिंग करी है बेस्टो ने। आई रिमेंबर हाउ 15th ओवर के एंड तक बेस्टो के ऑलमोस्ट उतने ही रन थे जितने फिल सॉल्ट के थे, दोनों 40s में खेल रहे थे। आई थिंक बेस्टो ने ये गेम पलटा एक्चुअली में आगे, जो हम लोग फिल सॉल्ट को क्रेडिट दे रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ बेस्टो का भी है। ओके अगर वो उस फेज में इतने रन नहीं मारता, उस रन रेट पे नहीं मारता, तो फिल सॉल्ट पे आई थिंक उतनी लग्जरी नहीं होती कि वो फ्रीडम के साथ खेल सके। बिकॉज थैंक्स टू बेस्टो अब आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 40 रन रह गए थे, दैट्स जस्ट 8 रन एन ओवर, एंड फिर फिल सॉल्ट ने 30 रन बना दिए एक ही ओवर में रोमारियो शेफर्ड पे। भाई दैट वाज अनरियल। 30 रन एक ही ओवर में मार दिए थे भाई, 30 रन एक ओवर में मारे, एंड इट वाज अनरियल हिटिंग। उसके बाद 1-1.5 ओवर के अंदर गेम खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं डिस्कस करने के लिए। 10वें ओवर तक प्रेशर इतना ज्यादा हट चुका था कि अकील हुसैन जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, उसके भी आखिरी ओवर में आई थिंक अच्छे खासे रन आ गए थे। Even the best bowler could not do anything because there was no pressure on the heads of the English batsmen, and that is what you have to do. अगर वेस्ट इंडीज कंसिस्टेंटली विकेट ले रही होती तो शायद गेम पलट गया होता, बट दे लॉस्ट द गेम आई थिंक व्हेन दे वर बैटिंग। पूरन ने 1-2 कैचेस भी छोड़े विकेट कीपिंग में, विच आई थिंक वो बहुत मुश्किल होते हैं, जब भी एक अंडर एज लगता है वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, बट वो इट विल बी काउंटेड एज अ ड्रॉप कैच, तो इट इज अनफॉर्चुनेट। द प्रॉब्लम इज वेस्ट इंडीज अब ये गेम हार गई है, assuming that they beat USA, it's a basically do or die against South Africa. Right. Assuming कि अभी जब मैच चल रहा होगा तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को भी हरा दे, वरना तो साउथ अफ्रीका could be in a great spot right now. What do you think? इसके बाद क्या होने वाला है अभी? I think so. Still काफी अच्छा चांस है इनके पास. It's not like कि एकदम बाहर हो चुके हैं. But clearly I think ये जो what you said कि लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, I think that is apt in this situation क्योंकि they were in a good situation. 4 ही विकेट गिरे थे, यू कुड हैव गॉन ऑल आउट एंड अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते थे। तो मे बी वही अपना रिजर्व्ड अप्रोच के चक्कर में यू मेड अ सबपार टोटल, जो कि बहुत इजीली चेस कर दिया उन्होंने 17 ओवर के अंदर ही। तो आई थिंक कुछ खास नहीं, बट या दिस विल बी अ लर्निंग एंड आई होप दैट विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट गेम। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में हो सकता है अभी भी कि वेस्ट इंडीज के एक अपर हैंड हो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि साउथ अफ्रीका का गेम कैसा जाता है। चलो ठीक है, मूविंग टू इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। अब जो हमारा मैच है इसकी बात कर लेते हैं। टॉस जीत के रोहित शर्मा बैटिंग करता है पहले। पिच रिपोर्ट आई थी कि बैटिंग पैराडाइज है, ठीक है, एंड वही 1 सेकंड मेरे को समझ में नहीं आता पिच रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं लोग, बिकॉज पहले के 6 ओवर देख के तो क्लियरली ऐसा नहीं लग रहा था कि बैटिंग पैराडाइज होने वाली है। सो मतलब इतने सारे लेजेंडरी एक्सक्रिकेटर्स हैं, आई डोंट नो हाउ दे रीडिंग द पिच। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं इस चीज को लेके, बट आई थिंक बैटिंग फर्स्ट का डिसीजन जो था वो थोड़ा गट्सी कॉल था, बिकॉज ऑन अ हाई स्कोरिंग विकेट आप बैटिंग अगर पहले कर रहे हो T20 मैच में, तो आपकी फिलोसफी बेसिकली है कि हम इतने रन मार देंगे कि आउटस्कोर ही कर दे ऑपोजिशन को पहले इनिंग के अंदर ही, एंड दैट इज नेवर द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी इन अ T20 गेम। द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज टू चेस एंड होप कि पिच जो है इट विल गेट बेटर, एंड कितना भी टारगेट हो हम चेस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो कि आपको किस तरीके से इसको पेस करना है। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गट्सी कॉल बाय रोहित शर्मा।
ऑल्दो आई एम नॉट श्योर हाउ गुड दैट वाज बिकॉज पहले बैटिंग में जितनी विकेट फंस रही थी इट डिड नॉट मेक सेंस, व्हिच इज व्हाई वी आल्सो डिस्कस इन द प्रीव्यू कि चेज ही करना सेंस बनता है. बट ही हैड कुलदीप यादव इन प्लेस ऑफ सिराज. डू यू रियली थिंक इन हाइंडसाइट 180 रन बनाए इंडिया ने, अच्छी खासी हाई स्कोरिंग विकेट निकल गई थी अल्टीमेटली, क्या कुलदीप यादव की जरूरत थी? आई थिंक अल्टीमेटली हम लोग जीते भी काफी ज्यादा रन से है, तो इधर वे अगर सिराज भी खेल लेता तो इट वुड नॉट हैव मेड मच ऑफ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कि आपके कितने मार्जिन से जीते हो. राइट. बट आई स्टिल थिंक दैट मे बी ही वांटेड टू टेस्ट कुलदीप यादव, इसलिए ही प्लेड. I think what now I can make of is कि if there is even a hint of the ball sticking a bit, चाहे वो 5-6 ओवर के लिए क्यों ना हो, I think India will be going with the third spinner. That is what it seems. Secondly, and there is no problem because Kuldeep Yadav is also a great bowler. Secondly, अब आप बताओ मुझे कुलदीप यादव अक्षर पटेल या फिर जडेजा की जगह पे क्यों नहीं आया? Do you have an answer? वही बैटिंग डेप्थ का ही सीन है. अगर जो लोग कह रहे हैं कि कुलदीप यादव को जडेजा की जगह पे आना चाहिए था, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि क्यों चारों ऑलराउंडर्स को टीम में खेलना जरूरी है, बिकॉज बैटिंग डेप्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं, विच मीन्स कुलदीप यादव विल कम इन प्लेस ऑफ अ पेसर, एंड फॉर दैट यू नीड 2 पेसिंग ऑलराउंडर्स टू कॉम्पनसेट एज द थर्ड पेसर इन द टीम, विच इज हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे. अगर हार्दिक पांड्या का बुरा दिन जा रहा है, शिवम दुबे विल बी यूज्ड टू बॉल, which is why now all these 4 players make sense in the team still. यशस्वी जायसवाल के लोग अभी से कह रहे हैं, I think we should still wait for one more game. And शिवम दुबे का इसीलिए वो इम्पोर्टेंस है that he is that passive proxy in the team, कि कहीं जरूरत पड़ गई बॉलिंग की तो वो है बॉलिंग करने के लिए, बैटिंग में ही still being back. Although आज क्रिटिसिज्म होगा उसको डिस्कस करेंगे. ये तो हो गई टीम सिलेक्शन का लॉजिक. अब हम लोग आते हैं फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर. जिस तरीके से पावर प्ले गया था, I think 47 रन से और 1 विकेट गिरा था रोहित शर्मा का. How would you sum that up? आई थिंक ओवरऑल जितने रन्स पड़े हैं उसमें आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि इट्स स्टिल गुड. आई थिंक बस वो रोहित शर्मा का जो विकेट गिरा, आई वाज काइंड ऑफ वेरी डिसअपॉइंटेड. फिर वही सेम तरीके से लेफ्ट आर्म पेसर है, बैट पहले चल गया, बॉल आई नहीं, तो फारूकी को विकेट भी मिल गया. मतलब भाई थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कई बार देखने में. एंड मतलब भाई वन कैन ओनली होप कि ये चीज़ बेटर होती है, बट एक थोड़ी रेकरिंग चीज़ होती जा रही है ये. माई ओनली क्वेश्चन इज, अगर 1-2 ओवर स्टार्टिंग के उस पर रन्स कम आए एंड विराट कोहली आपके साथ ओपनिंग कर रहा है, तो रिस्की शॉट खेलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रोहित शर्मा के ऊपर ही होगी. तो कैन वी गिव हिम दैट लीवरेज या फिर नहीं होगी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही इज इक्वली, वो है उस लेवल का, इसलिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो. तो वो चीज अगर कंसिस्टेंटली और फेलिंग टू डू दैट, तो आई थिंक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रोल ही वही है टीम के अंदर. दिस इज व्हाई वी वेंट सो फार इन द 2023 वर्ल्ड कप एंड ही एक्सेल्ड इन दैट. इससे तारीफ भी मिली उस चीज को लेके. अगर उसी रोल में ही वुड हैव फेल्ड तो फिर लोग गुस्सा भी होते. इस वक्त ही इज फेलिंग इन दैट रोल, इससे लोग गुस्सा भी हो रहे हैं. तो आई थिंक जस्टिफाइड है वो. फेयर. विराट कोहली वॉज बैटिंग रियली वेल दो. उसने आई थिंक पिच को बड़े अच्छे से एडजस्ट करा, एंड इवन बेटर देन विराट कोहली वॉज ऋषभ पंत. नबी ने 3 ओवर डाले एंड तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने अटैक करना शुरू करा, जो रिवर्स स्वीप पे मारी हैं, 2-3 चौके छक्के मारे. आई थिंक ऋषभ पंत आफ्टर सूर्य कुमार यादव वॉज लुकिंग द मोस्ट कंफर्टेबल बैट्समैन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड ऑन दिस विकेट. हार्दिक पांड्या बाद में आप कह सकते हो ऑफ कोर्स, बट देन वी सी जो नेक्स्ट फेज आता है 6 से 10 ओवर के बीच का, यहाँ पे 2 और विकेट गिरते हैं. बोथ विराट कोहली एंड ऋषभ पंत आर आउट, एंड दोनों का आउट कौन करता है? राशिद खान. बाय द वे राशिद खान का पहला विकेट था अगेंस्ट इंडिया ने T20. और आती 3 विकेट ले गई अब सीधा. ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप करते हुए थ्रोज अवे हिज विकेट, बट इवन वर्स वाज व्हाट विराट कोहली डिड. इतना अच्छा खेल रहा था, आई थिंक ही कुड हैव इजीली गॉटन अ 50-70. एंड एकदम हाथों में दे दी भाई. आई थिंक इट वाज अ मिसकैलकुलेशन, एंड वो एक जजमेंट ऑफ एरर ऑफ जजमेंट जो होता है, दैट अब शॉट आई थिंक वो कवर्स के ऊपर से चाह रहा था, बट उसने लॉन्ग ऑफ के हाथों में दे दी. आई थिंक कमेंटेटर्स ने भी उस टाइम पे ये बात कही थी कि इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड शॉट. ही वाज इन सच अ गुड रिदम, व्हाई वुड ही थ्रो अवे हिज विकेट लाइक दैट. तो आई थिंक आज तो विराट कोहली से मैं पहली बार डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा सा, बिकॉज अभी तक तो वो जल्दी आउट होता तो क्या ही जज करोगे, कुछ है ही नहीं जज करने के लिए. तभी मुझे लगता था क्रिटिसिज्म करने की जरूरत है नहीं, बट आज सेट होकर जिस तरीके से आउट है वो क्रिटिसिज्म वर्दी था. फेयर. रिगार्डलेस अभी हम लोग देखते हैं कि 10 ओवर में 79 रन थे इंडिया के, विच मीन्स कि यहाँ पे बाय द वे राशिद खान ने 2 ओवर डाले थे और सिर्फ 10 रन दिए थे, और 2 विकेट वो ले चुका था. ही वाज ऑन फायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट शिवम दुबे आता है, उसने थोड़ा अटैक करना शुरू करा नून अहमद को, एंड शिवम दुबे उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट फेज 10 से 15 ओवर के बीच में राशिद खान गेट्स शिवम दुबे एज वेल. शिवम दुबे के ऊपर क्या कहना है?
आई थिंक अगेन डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि 10 ही रन बनाए. व्हाट वी आर सेइंग कि अटैक कर रहा था, दैट्स फाइन. अगर इफ यू आर स्कोरिंग रन्स, इफ यू आर गेटिंग आउट अर्ली ऑन एंड यू नो कि थोड़े क्वेश्चंस हैं इस टाइम पे, वी हैव डिस्कस कि कितने वैलिड हैं वो क्वेश्चंस या कितने वैलिड नहीं है, बट लाइक आज एक्सपेक्टेड था. नहीं, अगर हम विराट कोहली को आज क्रिटिसाइज करें तो शिवम दुबे. हाँ डेफिनेटली आई थिंक आज एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि अभी तक जिस विकेट्स पे हम लोग खेल रहे थे वो वैसे ही काफी टफ थी फॉर आवर बेस्ट बैट्समैन ऑल्सो. तो शिवम दुबे को थोड़ा स्लैक कट कर सकते थे, बट नाउ दैट यू आर काइंड ऑफ प्लेइंग इन अ बैटिंग, नॉट एग्जैक्टली बैटिंग फ्रेंडली, बट हाँ बैटिंग विकेट था, आप कर सकते थे अच्छा बैट इस पे. उस पे भी इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर रन सो डेफिनेटली क्वेश्चंस रेज होंगे ही होंगे. एंड हाँ भाई बैटिंग फ्रेंडली था. मुझे ना ये जो लोग कह रहे हैं कि विकेट इतना फंस रहा है, ये हो रहा है, भाई 180 रन बने. हाँ राइट, वो परसेप्शन चेंज हो गया लोगों हाँ, का. अब और क्या लोगे. इनिशियली थोड़ा बॉल मूवमेंट करी तो उसमें भी लोगों को वो होता है कि यार विकेट अच्छी नहीं बनी बैट्समैन के लिए. जब तक 220 ना बने तब तक लगता है कि बैटिंग के लिए फ्रेंडली नहीं है विकेट. तो अगर 184 आप बना रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड विकेट टू बैट ऑन. व्हाट वाज सो ग्रेट अबाउट दिस इनिंग्स बाय इंडिया वाज, एंड यहाँ पे वो बैटिंग डेप्थ के फायदे देखने को मिलते हैं. इवन दो वी वर कॉन्स्टेंटली लूजिंग विकेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फेज, उसके बाद भी मैं अभी आपको स्टैटिस्टिकली दिखाता हूँ कैसे हर फेज में इंडिया की जो रन रेट है वो पहले फेज से पिछले फेज से बेटर थी. बेटर हुई है राइट. पावर प्ले में 47 रन थे 6 ओवर में, विच मीन्स लेस देन 8 रन एन ओवर. अगले 4 ओवर में 32 रन आते हैं, विच इज एग्जैक्टली 8 रन एन ओवर. इंप्रूवमेंट दिख रहा है. अब 10 से 15 ओवर के बीच में बात करते हैं, 47 रन आते हैं, विच इज मोर देन 9 रन एन ओवर. और आखिरी के 5 ओवर में 55 रन आते हैं, विच इज 11 रन एन ओवर. तो कितना अच्छा एस्केलेट करा इंडिया ने, बिकॉज यू हैड द लग्जरी ऑफ सो मेनी बैट्समैन. कि अगर आपके पास, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर वो एक्स्ट्रा बैटर ना हो ना वहां पे और इस तेजी से विकेट गिर रहे हो कि जो सेट बैट्समैन है वो आके आउट हो जा रहा है, तो इंडिया इतना रन नहीं बना पाती. वो लग्जरी मिलती नहीं हार्दिक पांड्या स्काई को, आराम से खेलना पड़ता. राइट. आई थिंक यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग 180 185 तक खींच पाए, वरना शायद ये टोटल 165 170 तक भी रुक सकता था इफ वी हैड बीन लैकिंग दैट वन एक्स्ट्रा बैट्समैन. दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग डेप्थ इन द टीम. 10 से 15 ओवर के बीच में अब हम लोग देखते हैं शिवम दुबे तो चलो आउट हो गए, बट सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से फिर टेक ओवर करा. ओमरजा यहाँ पे आता है, 2 ओवर डालते हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं. एंड उसके साथ साथ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हार्दिक पांड्या पे. हार्दिक पांड्या इनिशियली थोड़ा टाइम लेता है अपना. ऑन द अदर एंड सूर्य कुमार यादव स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग. देखो टीम अफगानिस्तान कहने को ऑन पेपर है, लेकिन मैच बहुत इंपॉर्टेंट था. Would you say now he's finally put rest to all those allegations? मीनो बैशर वाले. हाँ. But I still think that we have to wait. And अभी एकदम से with all due respect आपको क्रेडिट भी देना चाहिए. क्योंकि लास्ट 2 गेम्स उसने ही बचाए हैं सूर्य कुमार यादव ने हमारे. इस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट थी उसकी इनिंग्स यहाँ पे. तो आई स्टिल थिंक दैट क्रेडिट तो देना ही चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक ही हैज कंप्लीटली पुट ऑल दोज एलिगेशंस टू रेस्ट. तो लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम. बट हाँ भाई, जो भी व्हाट ही डिड फॉर अस इन दोस 2 games, it is highly commendable. I think he deserves as much praise as possible for this innings. I think it was a beautiful innings. जिस तरीके से उसने, भाई 4 विकेट गिरे हुए हैं, उसकी स्ट्राइक रेट फिर भी 150-200 के आसपास की है. राइट. वही तो सबसे बड़ी बात है. उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या also got so much confidence that now in the last 5 overs we see 55 रन तो जो आए सो आए. सूर्य कुमार यादव 50 मार के आउट हो गया था. हाँ. बट तब तक क्या था कि अब हार्दिक पांड्या सेट हो चुका है, तो अब उसने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया, विच मेंट कि दूसरे एंड से जडेजा थोड़ा टाइम ले सकता है. अब जडेजा जल्दी आउट हो जाता है, उसके ऊपर ये बात करते हैं. व्हाट अबाउट हार्दिक पांड्या आल्सो, बिकॉज हमने डिस्कस किया था जब हमने ग्रुप स्टेज को रिव्यू किया था कि ही हैज नॉट गॉट टू बैट अ लॉट. वो वाली चीज भी इट हैज बीन पुट टू रेस्ट. बॉलिंग तो अच्छी वो कर ही रहा था. सो द रिटर्न ऑफ सो मेनी गाइज इनटू फॉर्म राइट नाउ, यू कुड से सिर्फ 2 ऐसे बंदे हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, जिनकी क्वालिटी अलग लेवल की, तो उसका क्वेश्चन हम करते नहीं यूजुअली. दुबे जिसका भी ऑल्दो ग्रुप स्टेज वाज डिसेंट इनफ, हमने डिस्कस करा था कैसे, एंड जडेजा. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग. दैट इज ग्रेट. अगर तुम रोहित शर्मा विराट कोहली को हटा भी दो तो भी 7 प्लेयर्स बचे टीम के अंदर. मोर देन 50% ऑफ द टीम हैज परफॉर्म्ड. इट इज अ ग्रेट न्यूज. राइट. मतलब है ग्रेट न्यूज, बट आई वुड स्टिल से कि मतलब हमने काफी कंफर्टेबली रोहित शर्मा विराट कोहली को हटा दिया. एंड हटाया भी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव दैट क्वालिटी जो कि हम लोग बैक कर रहे हैं, बट स्टिल मतलब आई वांट कि जल्दी से जल्दी वो लोग फॉर्म में आते हैं. व्हाट अबाउट हार्दिक पांड्या? हार्दिक पांड्या का तो आई थिंक भाई अगेन जितने भी क्वेश्चंस तो थे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, बट जो बैटिंग वाला पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क था क्योंकि वी हैड नॉट सीन, एक ही मैच में बैटिंग आई थी उनकी,
वो भी पाकिस्तान वाले ऐसे जिससे जल्दी आउट हो गए थे. बट इस टाइम पे तो जिस तरीके से खेला उनने एंड एज यू सेड कि सेट होने में टाइम लगाया, उसके बाद द वे ही टुक ऑफ, जैसे छक्के लगाए उनने, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू सी द कमबैक ऑफ हार्दिक पांड्या एंड हाईली एंटिसिपेटेड था ये, स्पेशली इन दिस एंड जो क्रूशियल स्टेज अब स्टार्ट हो रहा है, विच इज द फोर्टे ऑफ हार्दिक पांड्या एज पीपल से. इट्स गुड टू सी दैट ही इज बैक इन फॉर्म. उसके बाद एंड में जडेजा गेट्स आउट अर्ली, फारूकी को थर्ड विकेट मिल जाता है, अक्षर पटेल एक छोटा सा कैमियो खेलता है, देन ही गेट्स रन आउट. व्हाट अबाउट जडेजा, उसके लिए क्या कहें हम लोग? भाई इट इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ. अक्षर पटेल स्टार्ट्स बिफोर जडेजा इन द टीम इफ समबडी हैज टू मस्ट. आई थिंक बॉलिंग में तो दे आर बोथ इक्वली गुड राइट नाउ, एंड बैटिंग में तो इट इज क्वाइट एविडेंट कि जडेजा हैज नॉट बीन गुड फॉर क्वाइट सम टाइम इन T20s. इज इट अ फेयर क्वेश्चन टू से कि अक्षर पटेल को जडेजा से ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए? आई थिंक काफी लोगों ने चीज बोली है, एंड मैंने इसमें दोनों, मेरे दोस्त भी काफी हैं जो देखते रहते हैं, तो उन लोगों ने भी लाइक आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो उन लोगों के भी थोड़े डिफरिंग ओपिनियंस थे. कुछ लोग कह रहे थे कि जडेजा आउट हो जाता है बट नीचे एक आदमी रहता ही रहता है जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है. आई थिंक अक्षर पटेल का रोल ही वही है. हाँ राइट. अगर जडेजा खुद वो लास्ट बंदा हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है. हाँ. और वो और ज्यादा प्रेशर के अंडर आ जाएगा. अक्षर पटेल गिव्स दैट क्वेश्चन टू एवरी अदर बैट्समैन इन द टीम कि मैं हूं नीचे संभालने के लिए. हमने टेस्ट मैचेस में भी तो देखा है क्यों उसको नंबर 9 पर ही बैटिंग करा रहे थे. राइट. क्योंकि मतलब चाहो तो उसको आप जडेजा और अश्विन के ऊपर बैटिंग करा सकते थे एक टाइम पे, बट उसका पॉइंट ही वही है कि वो जडेजा और अश्विन का बेस्ट निकाल के लाता है बंदा. सो आई थिंक वही दूसरा वही है कि फॉर्म बेटर है, एंड कई बार आप उसको नंबर 4 पे बैटिंग करा देते हो जब वो परफॉर्म भी करता है, तो वाई बैट हिम सो डाउन दी ऑर्डर कि अब जडेजा के भी नीचे आ रहा है. बट आई स्टिल थिंक कि भाई जिस फॉर्मूला पे है अभी स्टिक करो उस पे. तो प्लस रोहित शर्मा ने खुद ही कहा है कि अपार्ट फ्रॉम दी ओपनर्स हमने किसी का भी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं रखा हुआ है, सब फ्लेक्सिबल है. तो डोंट बी सरप्राइज अगर चेंज भी कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है. कमिंग टू द बॉलिंग नाउ, बिकॉज पावर प्ले के अंदर ही गेम खत्म कर दिया इंडिया ने. हमने डिस्कस किया था कैसे सिर्फ 2 ही बैट्समैन इनके टीम में और इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा शेकी है बिकॉज इनके रोल्स डिफाइंड नहीं है और पोजीशंस भी डिफाइंड नहीं है. बहुत बड़ा फ्लॉ था ये, जिसकी वजह से हमने कहा था कि अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स आ जाएंगी तो दे विल स्ट्रगल. सेम थिंग हैपेंड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड नाउ अगेंस्ट इंडिया. 2 बड़ी मार्जिन की डिफीट्स इनको देखने को मिली है. इब्राहिम को इन्होंने ओपनिंग कराई नहीं आज, लेकिन फिर ही पावर प्ले में आउट हो गया. बुमराह को 2 विकेट मिले, अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिल जाता है. अक्षर पटेल इन पावर प्ले इज अ वेरी यूजफुल एसेट इन माय ओपिनियन, एंड दोनों ही बॉलर्स बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल थे. बट 35 for 3 इन द पावर प्ले, डू यू थिंक अफगानिस्तान ने कोई फाइट ही नहीं दी? मतलब देने को तो दे सकता है, ऑब्वियसली वी कैन से कि फाइट नहीं दे पाए, बट आई थिंक यहाँ पे वी हैव टू जस्ट बो डाउन टू बुमराह एंड अक्षर पटेल ऑल्सो. बुमराह तो भाई ऑलवेज ही क्लचेस अप फॉर इंडिया, एंड यहाँ पे भी दोनों ओपनर्स का विकेट बुमराह ने ही लिया. वो मतलब भाई चाहे टोटल ज्यादा हो चाहे कम हो, अगर आपको स्टार्ट ही इतनी तगड़ी मिल जा रही है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिमोरलाइजिंग फॉर द ऑपोजिशन. राइट. तो आई थिंक बुमराह की जितनी तारीफ हो उतनी कम है भाई इसमें. एंड फिर अगले जो 6 से 10 ओवर का फेज था, इसमें भी सी कि थोड़ा काउंटर अटैक करने का ट्राई करती है अफगानिस्तान. 31 रन स्कोर करती है, दैट्स ऑलमोस्ट 8 रन इन ओवर. गुलबदीन और ओमर जाई दे वर बैटिंग एंड कुलदीप एंड जडेजा को थोड़ा अटैक करते हैं लोग, स्पिनर्स को. ऑल्दो हार्दिक पांड्या ने कोड डाला था वंस अगेन ही वाज वेरी इकोनॉमिकल. अब यहाँ पे इसके वजह से क्या होता है कि कोई विकेट नहीं गिरता, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले फेज में विकेट नहीं गिरेंगे, बिकॉज कब तक आप बच जाओगे. अगर आपने 31 रन मारे हैं, दैट स्टिल मीन्स दैट यू हैव जस्ट स्कोर्ड 66 रन इन 10 ओवर्स, राइट, विच मीन्स अभी आपकी रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर की है. तो वही ना, वो अश्विन ने वो चीज कही थी जो मैंने बताया था, हम लोगों ने भी चीज डिस्कस करी थी कैसे विकेट टेकिंग एबिलिटी एंड इंटेंट इज काइंड ऑफ ओवररेटेड इन T20s बिकॉज यू डोंट रियली हैव टू गो टू टेक विकेट्स ऑल द टाइम. यू जस्ट हैव टू क्रिएट दैट प्रेशर इन ऑर्डर टू फोर्स अ बैट्समैन कि वो एक रिलीज शॉट खेले और वो अपने आप विकेट हाथों में देगा. बहुत लोग वर्ल्ड कप से पहले बोल रहे थे कि इस बॉलिंग लाइनअप में इनफ विकेट टेकर्स नहीं है. सबसे घटिया आर्गुमेंट लगा था मुझे. एनीवे वो भी फर्दर प्रूव हो जाता है बिकॉज नाउ वी सी अगले 5 ओवर में सिर्फ 35 रन आते हैं. राइट. ठीक है, जितने पावर प्ले में आए थे, और यहाँ पे 2 और विकेट गिर जाते हैं. अब जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ही आते ही, एक 11वें ओवर में और एक 12वें ओवर में, ओमर जाई एंड गुलबदीन दोनों का विकेट. जडेजा एंड कुलदीप, अक्षर पटेल, अच्छा हाँ कुलदीप, सॉरी माय बैड. एंड दोनों जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे, अगर आपने उनको खत्म कर दिया, बेसिकली नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट डोंट इवन हैव दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. एंड उसके बाद से केक वॉक था यार. मतलब 134 पे ऑल आउट हो जाते हैं. आखिरी के 5 ओवर में, डेथ ओवर्स में 33 रन आते हैं. इट इज इवन लेसर देन द 10th to the 15th ओवर फेज. यहाँ पे अर्शदीप के अल्टीमेटली पहले 2 ओवर्स जो थे पावर प्ले में वो एक्सपेंसिव थे.
ओके जिसके चलते आई थिंक उसकी ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी लोगों से, बट 3 विकेट ले लिए उस बंदे ने। बुमराह ने भी आई थिंक 3 विकेट लिए हैं। नहीं, बुमराह ने तो आज लेट मी चेक 2-3 विकेट तो लिए हैं उसने। हाँ राइट, कितने लिए हैं? 3 लिए ना। अक्षर पटेल वंस अगेन ब्रिलियंट, इतना इकोनॉमिकल था। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए, ऑल्दो 7-8 की इकोनॉमी थी उसकी, बट आई थिंक ही विल improve as the game progresses. And once again, Kuldeep Yadav was one of our more expensive bowlers despite having an economy of just 8 runs an over, which once again proves my point कि as such कोई need थी नहीं, but wicket ले रहा तो कोई problem है नहीं। All in all, with this, I think we have more or less confirmed our semi-final spot, but first आना बहुत जरूरी है, and इसको अभी डिस्कस करते हैं इंडिया बांग्लादेश के प्रीव्यू में। इस मैच के स्टेक्स बांग्लादेश के लिए तो बहुत हाई हैं। अभी ये लोग ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, मैं मैच देख ही रहा था, एंड उसमें भी डीएलएस मेथड हो गया। अब ये मैच होने वाला है सर विवियन रिचर्ड्स ग्राउंड पे, जिसका मैंने एग्जैक्टली जो स्टोरी बताई थी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के प्रीव्यू में, एग्जैक्टली वही हुआ है कि एक टीम थोड़ा स्लो खेल रही होती है एंड दूसरी टीम चेस करते वक्त वन साइड बना देती है मोर देन 10 रन इकोनॉमी की रन रेट से स्कोर करके। एग्जैक्टली वही हुआ है इस वाले मैच में भी। ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस वाले मेथड में मैच खेला है, 10 ओवर का मैच, 10-11 ओवर का मैच, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से खेला है, वन साइडेड गेम हुआ है पूरा। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो पिच होगी, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है हमेशा प्रीव्यू में कि पिच एंड कंडीशंस क्या होने वाली हैं, इट इज सपोज टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम। पहले बैटिंग करते वक्त यूजुअली स्कोर्स इतने हाई नहीं बनते बिकॉज वंस अगेन यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं, 4 मैच हुए थे ग्रुप बी के ग्रुप स्टेज के अंदर, और 1 मैच अभी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का हुआ है। ऑल ऑफ द गेम्स ऐसे हुए हैं कि यहाँ पे एक टीम की जो है कंपीटेंस दूसरी टीम से बहुत कम है, वो लेवल ऑफ क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। एंड बाय कोइंसिडेंस जो हाई क्वालिटी की जो टीम है, हायर क्वालिटी की टीम है, वो हमेशा चेस करते हुए आ रही है। सो चेस करते वक्त हमेशा रन रेट 10 के ऊपर की निकल के आई है अभी तक 5 मैचेस में। ये डेटा बेस से जाके हाईलाइट्स देख लेना या फिर स्कोर चेक कर लेना। कंसिडरिंग दिस, द पॉइंट इज अभी डे मैच होने वाला है। क्या इंडिया को पहले बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सो, मतलब रिगार्डलेस अगर चेस करते भी हैं या पहले ही बैटिंग करते हैं, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें ईदर वे। एंड बहुत ज्यादा फैक्टर करने वाला है टॉस। इवन इन अफगानिस्तान वाला मैच कायदे से यू शुड हैव चेस्ड एज यू सेड, बट इट डिड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ बोथ द टीम्स। So regardless whatever you do, I don't think it should be a problem for India. मुझे भी यही लगता है कि इंडिया का पहले बैटिंग भी करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हम लोगों को, बट आइडियली आई वुड स्टिल से कि चेज ही करना चाहिए बिकॉज बारिश का भी सीन हो सकता है। अभी बारिश हुई है ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश वाले मैच में, सो जस्ट टू बी सेफ यू वुड वांट टू चेस फर्स्ट, एंड इसलिए मैं तो कहूंगा कि टॉस जीत रहे हो तो चेस करो, फॉरगेट द पिच जस्ट फॉर द रेन फैक्टर। बाय चांस बारिश हो गई, क्यों रिस्क लेना? तो आई थिंक टॉस जीत के चेस करना चाहिए। अब अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आए, ठीक है, इन लोगों ने, दोनों टीम्स है, इंडिया बांग्लादेश ने 13 T20 मैचेस खेले हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ एक बांग्लादेश जीती है, बाकी 12 के 12 इंडिया जीती हुई है। T20 वर्ल्ड कप्स में ये लोग 4 बार भिड़े हैं, चारों के चारों बार इंडिया जीती है। तो हेवीली इन फेवर ऑफ इंडिया, एंड आई थिंक ये रिकॉर्ड चेंज होगा भी नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। सो सीधा प्लेइंग 11 की बात करते हैं। बांग्लादेश के लिए मैं कहूंगा, हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम कैसे जाकिर अली जो था, ही वॉज काइंड ऑफ अ डल स्पॉट इन द टीम, जिसको वो लोग छुपा रहे थे विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स। उन्होंने फाइनली उसको निकाल दिया एंड मेहदी हसन को ले आए थे। आई थिंक इट बैलेंसेस आउट द टीम मच बेटर बिकॉज ही इज ऑल्सो एन ऑलराउंडर ऑफ सॉर्ट्स। सो आई वुड स्टिक विद द एग्जैक्ट सेम टीम फॉर बांग्लादेश। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ सबको के लिए। तंजिद एंड लिटन दास दोनों ओपनिंग करेंगे। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि लिटन दास से इन लोग ओपनिंग करा, स्टिक करा उस कॉम्बिनेशन पे। हमने डिस्कस करा था कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। नजमुल एट 1 डाउन, ही प्लेड वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द रेयर स्पॉट्स जो कि अच्छे खेले थे। फिर शाकिब अल हसन, फिर तौबेद आ जाएंगे, महमूदुल्लाह आ जाएंगे, ये इनका मिडिल ऑर्डर है। फिर मेहदी हसन एंड रिशद हुसैन, ये दोनों हमारे टेल को एक्सटेंड करने के लिए नंबर 8 तक थोड़ी बैटिंग हमारी मिल जाएगी। लास्ट में जो 3 पेसर्स है, तस्किन, तंजीम एंड मुस्तफिजुर, आई थिंक दिस शुड बी द बेस्ट केपेबल टीम टू कम्पीट विद इंडिया। कंडीशंस भी सेम होने वाली है, सेम ग्राउंड है, तो देयर इज नो रीजन फॉर बांग्लादेश टू चेंज देयर लाइनअप। आई जेन्युइनली बिलीव अगर आप लाइनअप को चेंज कर रहे हो तो आप पहली गेम हार गए हो मेंटली, बिकॉज दैट इज जस्ट बेसिकली यू सिग्नलिंग आउट कि हमें अपनी प्लेइंग लाइन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑल्दो सारे फैक्टर्स सेम होने वाले हैं, फैक्ट कोई कंडीशन में चेंजेस होने नहीं वाले। सो अभी आप ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करके आए हो, सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया की वजह से हार गए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी बैड साइन अगर बांग्लादेश अभी से ही चेंजेस कर देती है, अनलेस कोई इंजरी हो जाए तो वो अलग बात है। गेम प्लान में भी आई वुड से डोंट हैव एनी चेंजेस इफ यू हैपन टू चेस, इफ यू आर लकी इनफ
कि आपकी बॉलिंग आ जाए, आई थिंक यू हैव टू बी अ बिट मोर फियरलेस. द वे बांग्लादेशीज वर बैटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, नजमुल हुसैन को छोड़ के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बंदा वो ड्रीम भी कर रहा है उस पॉसिबिलिटी को कि हम लोग 180 170 बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा था उस पॉसिबिलिटी को. एंड इंडिया के बॉलर आर गोइंग टू बी जस्ट एज गुड. सो यू हैव टू बी अ बिट करेजियस. वैसे भी गेम हारी जाओगे ज्यादा से ज्यादा, यू आर नॉट द फेवरेट्स, यू हैव नथिंग टू लूज, माइट एज वेल गो डाउन फाइटिंग. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे. प्लस डोंट ओपन द बॉलिंग विद अ स्पिनर इन माय ओपिनियन. ऐसा मुझे लगता है पर्सनली. इन लोगों ने अभी शायद ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेहदी हसन से भी ओपनिंग कराई थी बॉलिंग की. मैं कहूंगा कि तस्किन और तंजिम, इन दोनों से ये बॉलिंग कराओ. रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहे हैं और एक स्पिनर ओपनिंग कर रहा है बॉलिंग की, यू आर बेसिकली ईजिंग देम आउट. नबी से भी ट्राई कराया था अफगानिस्तान ने, नबी कुड नॉट डू एनीथिंग. अल्टीमेटली ऋषभ पंत ने आके पिटाई कर दी थी उसकी. जो विकेट ले रहा है इनिशियली वो पेसर ही ले रहा है. इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि मुस्तफिजुर रहमान इनका ओनली लेफ्ट हैंड पेसर है एंड वो ओपनिंग बॉलिंग नहीं करता यूजुअली. वरना रोहित शर्मा से आप उसकी बॉलिंग करा सकते थे. बट रिगार्डलेस आई थिंक दे शुड ओपन विद द पेसर्स, विद द बॉलर्स, विद द बॉलिंग लाइनअप. कमिंग टू इंडिया, डू यू सी एनी चेंजेस हैपनिंग? आई डोंट थिंक सो कोई चेंज होगा. अगेन मे बी यू कैन गो विद सिराज यहाँ पे फॉर कुलदीप यादव, बट आई थिंक कुलदीप को खिलाए इसलिए दैट दे विल गो विद हिम नाउ. सो आई डोंट थिंक कोई एग्जैक्टली चेंज होने वाला है यहाँ पे इंडिया की तरफ से. ऑल्दो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, टॉस हार गए मान लो, या फिर जीत के भी कर रहे हो, एंड चांसेस हैं बारिश होने के, तो सेकंड इनिंग से बॉल गीली होगी. वुड यू नॉट वांट टू हैव अ पेसर इंस्टेड ऑफ अ स्पिनर? बॉल फिसल सकती है, राइट. वो भी सोचने वाली बात है. प्लस एज आई हैव सेड, पिच एक्चुअली में अच्छी है बैटिंग करने के लिए. जो भी अच्छी क्वालिटी की टीम होती है वो 10 रन पर ओवर मारती है. सो क्या कुलदीप यादव का एक्चुअली में सेंस बनता है खेलने का? वही वन सेकेंड, नॉट रियली, बट ही इज गुड इनफ टू स्टिल प्ले इन द टीम. मतलब रिगार्डलेस खेलेगा भी तो इट वोंट बी लाइक कि हार्म हो रही है टीम. हाँ भाई, अगर सिराज की जगह कुलदीप यादव खेलते तो कोई डाउनग्रेड नहीं हो रहा. राइट. फॉर दैट रीजन आई बिलीव कि कुलदीप यादव को ये लोग खिलाएंगे. बट टैक्टिकली एंड कंडीशंस के बेसिस पे अगर आप सिराज को खिला रहे हो, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. लेट मी पुट इट आउट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो इंडिया की लाइनअप में यही एक चेंज हो सकता है. कई लोग कहेंगे यशस्वी जायसवाल को अब ले आओ शिवम दुबे की जगह. उसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक अगेन आई वुड से यही कि देयर इज अ रीजन व्हाई वी वन द लास्ट मैच. एंड अगेन जो हमने प्रॉपर अभी डिस्कस करा लास्ट मैच को, उसमें यही डिस्कस करा कि कैसे हमारी जो रन रेट थी वो ऊपर होती जाई थी एज द फेजेस वेंट ऑन. सो वो हुई इसलिए बिकॉज ऑफ द बैटिंग डेप्थ. एंड आई नो कि लोग क्वेश्चन करेंगे शिवम दुबे को, एंड इट मेक सेंस क्वेश्चन करना भी. बट लाइक अगर आपको वो टीम की स्ट्रेंथ रखनी है, एक वो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है T20s में, विच इज द बैटिंग डेप्थ, बिकॉज ऑफ विच यू कैन स्कोर, यू कैन पुट ऑन अ बिग टोटल. अगर वो चीज रखनी है तो यू विल हैव टू डू अवे विद इट. यू विल हैव टू प्ले दुबे चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज ऑफ नहीं, बट बैटिंग डेप्थ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है अगर जायसवाल खेल रहा है दुबे. मतलब फिर वो बॉलिंग वाला फैक्टर आ जाएगा ना अपने. यू हैव टू प्ले. बट डू यू रियली थिंक कि अभी हमें बॉलिंग की जरूरत पड़ने वाली है बांग्लादेश के अगेंस्ट? अगर नहीं भी पड़ेगी तो इफ यू आर नॉट प्लेइंग हिम, विच अगर और आगे जाके खेलना है, क्योंकि आई थिंक दुबे आगे जाके तो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि रोहित शर्मा डज नॉट वांट टू टेक दैट चांस अगेंस्ट बिग टीम स्पेसिफिकली. अगर किसी का दिन नहीं चला तो वी आर बेसिकली सेइंग कि अभी हटा देते हैं, बिकॉज ही इज नॉट स्पेसिफिकली इन गुड फॉर्म इन बैटिंग सेंस, क्योंकि बॉलिंग तो वैसे भी नहीं आ रही. एंड देन जिस दिन उसकी आगे जाके किसी अच्छे ऑपोजिशन के अगेंस्ट हम लोग से खिलाएंगे, जिस दिन उसकी बॉलिंग आ सकती है, उस दिन ही वोंट बी प्रिपेयर्ड फॉर बैटिंग, क्योंकि हमने उसे चांस ही नहीं दिया इस टाइम पे. सो बिकॉज बट अगर वो अभी बेंच नहीं होगा देन मोस्ट लाइकली वो कभी बेंच नहीं होगा. ये भी बात है. हाँ है, बट आई डोंट थिंक बेंच होगा एक्चुअली में. मतलब इवन अगेंस्ट फाइनल, सेमीफाइनल, अनलेस एंड अनटिल लगातार गंदी परफॉर्मेंस होती रहती है, रोहित शर्मा हैज टू चेंज, क्योंकि मतलब ही इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. बेसिकली ना बॉलिंग हो रही ना बैटिंग हो रही है, तो ही इज जस्ट अ लाइबिलिटी राइट नाउ फॉर एन टीम में. अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस कि उसे अपनी टीम कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ जाए, आई डोंट थिंक कि शिवम दुबे, आई डोंट सी हिम नॉट प्लेइंग द इंपॉर्टेंट मैचेस आगे जाके. ही विल प्ले. प्लस दूसरा जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जायसवाल से आपने ओपनिंग तो करा दी, इसमें बेसिकली मोर देन द सेंटिमेंट ऑफ पीपल हेटिंग दुबे, द ओवरपावरिंग सेंटिमेंट इज कि विराट कोहली को नंबर 3 पे बैटिंग करने को मिल जाएगा. फिर पंत और नीचे जाएगा. बट तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो कि एक बंदे की बैटिंग की पोजीशन आइडियल कराने के चक्कर में तुम बाकी सबकी ऐसी की तैसी कर रहे हो. ऋषभ पंत अभी नंबर 3 पे फॉर्म में है, क्यों चेंज करना है? स्काई अभी नंबर 4 पे फॉर्म पे है, क्यों चेंज करना है? हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे आके अच्छा खेल रहे, नंबर 7 पे क्यों शिफ्ट करना है? तो डज नॉट मेक एनी सेंस कि अभी आप जायसवाल को लेके आओ
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली विद, देखो दुबे ने बहुत ही बकवास बैटिंग करी है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बट ग्रुप स्टेज में वो 2 बार नॉट आउट रहा है 3 मैचेस में से। तो अगर 50% सक्सेस रेट भी ले लो, इट्स नॉट बैड। लेट्स वेट आउट एटलीस्ट 1 more गेम एंड देन कॉन्टेम्पलेट अबाउट दिस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो अभी के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा। कमिंग टू द की बैटल्स, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 की बैटल्स की। सबसे पहले नजमुल हुसैन वर्सेस, नजमुल हुसैन ही है ना नाम पूरा, आई एम नॉट श्योर, वैसे हुसैन सरनेम है कि नहीं, बट नजमुल एंड बुमराह के साथ। आई एम बैकिंग इंडिया के एटलीस्ट 1 विकेट तो लेंगे ही लेंगे, विच मीन्स कि नजमुल बैटिंग करने आएगा पावर प्ले में, एंड हिम बीइंग द मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैन राइट नाउ फॉर बांग्लादेश, especially against Australia, I genuinely appraise him for that. बुमराह would be up for the grabs, कि मतलब अब आओ, या तो इसको अटैक करो या तो बुमराह आपको ऐसे की तैसे करके दे देगा। मुझे बहुत ज़्यादा होप्स हैं कि बुमराह नजमुल को तोड़ता है and then he is exposing the middle order of Bangladesh right away. Because even Bangladesh, mind you, they do not have a very fixed, secure middle order. शकीब अल हुसैन कभी नंबर 4 पे खेला, उससे पहले नीचे बैटिंग करी है। रिशद को इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऊपर बैटिंग करा दी थी, वरना वो नीचे बैटिंग भी करता है। कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं सिक्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ रूल्स। अगर अफगानिस्तान की तरह इनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है, दे कुड बी इन फॉर अ जेपर्डी। सो आई थिंक बुमराह के ऊपर वो ओनस होगा कि उस चीज़ को करके दे। सेकेंड वन, शकीब अल हसन द बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर वर्सेस कुलदीप यादव। ओके, आई थिंक शकीब अल हसन के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। इफ बांग्लादेश वॉन्ट्स टू विन दिस गेम और इवन कम क्लोज, आई थिंक शकीब अल हसन कुड बी द गेम चेंजर, बिकॉज बॉलिंग तो करता ही करता है, बट बैटिंग के साथ आई थिंक मिडिल ऑर्डर में वही एक बंदा जो कि रिलायबल है अभी, सबसे एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि एक्सपीरियंस है इसीलिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द रेस्ट ऑफ द न्यू गाइज कि वो लोग इतने कम एक्सपीरियंस के साथ बुमराह, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इनको छक्के लगाएंगे आकर। सो इफ यू वांट टू कम्पीट, शकीब अल हसन बहुत बड़ा विकेट होने वाला है, एंड कुलदीप यादव वुड बी देयर टू टैकल हिम आउट। आई एम श्योर अबाउट दैट। 2 बैट्समैन की बात करूंगा इंडिया की तरफ से। सबसे पहले रोहित शर्मा, एंड रोहित शर्मा को मैं तंजीम के साथ पिच कर रहा हूँ, बिकॉज मुस्तफिजुर रहमान आई अज्यूम कि बॉलिंग नहीं करेगा। ऑल दो एक डार्क हॉर्स में बोलता हूँ, एक एक्स फैक्टर में बताता हूँ स्ट्रेटेजिकली। अगर बांग्लादेश वांट्स टू बी अ बिट बोल्ड, आई थिंक दे कैन ओपन विद मुस्तफिजुर रहमान। ओके, रोहित शर्मा अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्टली हमेशा लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में। एंड उससे पहले फिर रिमेंबर आईपीएल के भी आखिरी के 7 गेम्स में वो 5-6 बार लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट हुआ था। तो वो ट्रेजेक्टरी बन तो आ रही है। व्हाई डू यू वांट टू मिस आउट ऑन दैट? इफ इट डज नॉट हैपन, तंजीम विल बी अप विद द टास्क टू अटैक रोहित शर्मा एंड कॉम्पनसेट फॉर हिम। एंड रोहित शर्मा इस टाइम पे आउट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ ही सर्वाइव्स, ही लाइक्स टू स्कोर अगेंस्ट बांग्लादेश। दिस इज द बेस्ट चांस टू रिटर्न टू फॉर्म। इसके बाद हर एक मैच मुश्किल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से होगा और फिर सेमीज और फाइनल, वो दोनों मुश्किल होंगे। ये लास्ट एक वैसा गेम है जिसमें फॉर्म रिगेन कर सकते हो। डू और डाई फॉर विराट कोहली तो चलो है, रोहित शर्मा भी। एंड देन लास्टली, आई थिंक सूर्य कुमार यादव, बीइंग द गाय इन फॉर्म राइट नाउ, सूर्य कुमार यादव अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान, it is also going to be a very key battle. I think easily this could also shape up the game for Bangladesh, because अगर सूर्य कुमार यादव आउट हो रहा है, then direct onus है शिवम दुबे के ऊपर कि अब आप वो कॉम्पनसेट करके दें। हार्दिक पांड्या तो फिनिशिंग के टाइम पे आएगा ही आएगा, जडेजा आएगा, अक्षर पटेल आएगा, बट मिडिल ओवर्स में फिर वो ओनस होगा शिवम दुबे पे, जो कि खुद अभी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। सो स्काई कुड बी वेरी क्रूशियल इन देयर। एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, डू यू हैव एनी थॉट कि कुछ चांस मिल सकता है बांग्लादेश को? आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है बांग्लादेश के लिए भी, एंड अगेन ये उनके फेवर में भी जा सकती है, उनके अगेंस्ट भी जा सकती है, विच इज की इट इज अ मस्ट विन मैच फॉर बोथ द टीम्स। एंड वी हैव डिस्कस्ड क्यों है एग्जैक्टली ये चीज, क्योंकि इंडिया भी अगर ये मैच हार जाती है, विच मीन्स को उनको अगला मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीतना ही पड़ेगा टू टॉप द ग्रुप। अगर सेकंड आते हैं तो सेकंड आने में प्रॉब्लम ये है कि उनका जो मैच होगा वो दूसरा जो ग्रुप है उनकी टॉप टीम से होगा, विच इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी इंग्लैंड। इंग्लैंड से होता है तो पॉइंट ये कि उस पर रिजर्व डे नहीं रखा गया है। जिस दिन इंडिया का मैच हो रहा है उस दिन रिजर्व डे नहीं है, और उस वेन्यू पे बारिश होने का चांस है, 6 चांसेस। तो अगर अबैंडन हो गया तो जो फर्स्ट टीम है उसको बाय वन विच वुड बी इंग्लैंड उस केस में। हाँ,
तो इंडिया को अपना ग्रुप टॉप करना जरूरी ताकि दूसरी टीम के सेकंड टीम से खेले, दूसरे ग्रुप के सेकंड टीम से खेले, ताकि अगर अबैंडन हो जाए मैच तो इंडिया को डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मिल जाए। तो क्योंकि इंडिया पहला मैच जीत चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये मैच हारना अफोर्ड कर सकती। मोस्टली इंडिया को तीनों के तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, राइट। वरना बारिश हो गई तो इंडिया सेमीफाइनल बिना खेले ही बाहर हो सकती है। वंस अगेन जो लोग कहते हैं आईसीसी बीसीसीआई को फेवर करती है, कहाँ है लॉजिक? राइट, सिंपल एज दैट। So I think India also recognizes that, and because of that, I think there is going to be no breathing space for Bangladesh. Right. Do you think this game could get closer than what happened with Afghanistan? I think नहीं होगा। I think थोड़ा similar होगा जैसा अफगानिस्तान से हुआ है। We would win by quite a comfortable margin. And frankly जीतना भी चाहिए कायदे से तो I don't think यहाँ पे कोई भी सरप्राइज होने का एक्चुअल में रियलिटी है इस चीज में, थोड़ा सा भी मीट है इस आर्ग्यूमेंट में। I think it is going to be very comfortable win for India. चलो, which means कि फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मंडे को कि कौन टॉप करने वाला है ग्रुप को। नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल। पहले यूरोस की बात करेंगे। राइट, क्या मैचेस हैं भाई? सबसे पहले हम लोग इंग्लैंड डेनमार्क की बात करेंगे, क्योंकि पहले ही थोड़ा मूड खराब कर देते हैं, उसके बाद बेटर होता जाएगा। तो जो पीक हराम बॉल हमें देखने को मिला इसमें, मतलब यूरोज देखना हैज बीन सो गुड एंड सो एंटरटेनिंग डिस्पाइट इट बीइंग सो एग्जॉस्टिंग, क्योंकि throughout the day matches चल रहे हैं and you have to keep track of all those matches along with the T20 World Cup. Right. So and now the Copa America. हाँ राइट। तो जब मुझे इंडिया का मैच छोड़ के इंग्लैंड का मैच देखना पड़ रहा है अगेंस्ट डेनमार्क, तो जो पहले थोड़ा खून खोल रहा होता है वो थोड़ा और खोल जाता है जब साउथगेट जैसा मैनेजर। पहले हम लोग लाइनअप की बात करते हैं। लाइनअप वॉज डिट्टो सेम जो कि लास्ट मैच में हमने देखा था। हर कोई उसी पोजीशन पे खेल रहा था, नो चेंजेस। केन अप टॉप, फोर्डन लेफ्ट विंग, साका राइट विंग, बीच में बेलिंगम, डोलपेट, राइस और ट्रेंट का, पीछे ट्रिपियर लेफ्ट बैक, देन मार्क गुई, स्टोन्स एंड देन वॉकर राइट बैक, सेम टीम। हाँ, एंड देन पीछे पिकफोर्ड। बट बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस हुए थे इन टर्म्स ऑफ कि किसका क्या रोल है टीम के अंदर। सो लेट्स डिस्कस दैट। एंड जो अपनी डेनमार्क है, विच इज अ वेरी गुड टीम एक्चुअली में, वो 4-3 के साथ जा रही थी एंड ऑल द पॉपुलर स्टार्स लाइक क्रिस्टियनसन, एरिक्सन, हॉलैंड, ये सब खेल रहे थे। बट कमिंग टू द गेम, एंड स्टार्टिंग में ही गेम की इट वॉज अ वेरी एंड टू एंड स्टार्ट। डेनमार्क ने इतना अच्छा स्टार्ट करा, आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि सर्बिया ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं खेला था। ठीक है, डेनमार्क ने प्रॉपर तोड़ाई करी है इस बार इंग्लैंड की। एंड जितने भी लोग कह रहे हैं कि दे डिजर्व टू विन द मैच, अगेन वो डिजर्व वाला पॉइंट आ जाएगा कि अगर डिजर्व करते तो जीत जाना चाहिए था। बट आई गेट दैट आर्ग्यूमेंट कि इतना अच्छा खेल है, बहुत कायदे से जीत जाना चाहिए था डेनमार्क को। नाउ प्रॉब्लम क्या क्या चीजें चेंज हुई थी इंग्लैंड की तरफ से। फोर्डन इस मैच में बहुत अच्छा खेला है एंड ही कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स इन दिस मैच। आई थिंक 5-6 ड्रिबल थे उसके एक ही मैच के अंदर, प्लस पोस्ट भी मारी थी उसने, तो ही केम क्लोज टू स्कोरिंग एज वेल। चेंज क्या हुआ था कि उसको रोल जो है ना थोड़ा सेंट्रल कर दिया था, जो यूजुअली कई बार सिटी के अंदर उसका अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल होता है, वो दिया था। एंड बेलिंगम वाज सपोज्ड टू कवर द लेफ्ट एरिया। अच्छा, उसको थोड़ा स्विच कर दिया था, जिसके चक्कर में बेलिंगम का गेम भी काफी अफेक्ट हुआ इसमें। एंड ऑल दोस पीपल हु आर सेइंग कि बेलिंगम डिड नॉट हैव अ गुड गेम, दे आर राइट। but was Bellingham starting as a left winger only? Not as a left winger, but start Foden left wing पे ही कर रहा था। And फिर वो अंदर आ जाएगा, मतलब वो ड्रिफ्टिंग कर रहा था, तो बेलिंगम had the responsibility to cover up for that on the left wing। वैसे फोर्डन लेफ्ट विंग पे ही था। तो आई थिंक इसके चक्कर में फोर्डन का गेम तो निखर के आया है, बट बेलिंगम का गेम काफी अफेक्ट हुआ है। एंड इन जनरल भी ही वाज नॉट दैट इफेक्टिव, क्योंकि ही लॉस्ट द मोस्ट डुअल्स इन दिस मैच। तो काफी डुअल्स भी हारा है, तो ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम। एंड सेकंड जो प्लेयर होगा इन क्वेश्चन, इट इज गोइंग टू बी ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड फिर से, राइट। एंड इसको मैं सेकंड हाफ में प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा जब वो सब आउट हो जाता है। बट इन द फर्स्ट हाफ वेरी अर्ली ऑन, आई थिंक 18 मिनट के अंदर ही एक हैरी केन का गोल आ जाता है। एंड इट वॉज अ वेरी मतलब लकी गोल आप कह सकते हो, क्योंकि लाइक क्रॉस आता है एंड वो 3-4 लोगों से लग जाती है एंड देन इट जस्ट फेल टू हैरी केन। जिस टाइम पे कीपर भी डिसबैलेंस हो गया, तो उससे भी समझ में नहीं आता बॉल कहाँ जाने वाली है, क्योंकि 3-4 लोगों से डिफ्लेक्ट हो गई। ही वॉज ऑलरेडी ऑन हिज वे ऑन द ग्राउंड एंड बहुत सिंपल सा टैप इन मिल जाता है केन को। ठीक है, अगेन ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, बट चलो मच बेटर देन व्हाट ही डिड बिफोर। ओके, एंड देन उसके बाद ही फर्स्ट हाफ के अंदर डेनमार्क भी एक गोल मारती है, विच वॉज अगेन अ गोलाज़ो भाई। मतलब इतनी दूर से उसने शॉट लिया था। एंड एनीवन हु इज ब्लेमिंग पिकफोर्ड इज नॉट राइट, क्योंकि इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ गोल जो कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू आता है।
इवन कीपर इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी दूर से बंदा शॉट ले लेगा. सेकेंडली वो पोल पे लग के अंदर जाती है, विच मीन्स की प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ. ये सारी जो अंडरडॉग टीम्स है सब लोग बैंगर्स मार रहे हैं, बैंगर मार रहे हैं. इस यूरो में एक्चुअली में कितने सारे गोल्स तो आउटसाइड द बॉक्स आए. बाय द वे वो भी चीज स्टार्ट हो गई. इस टाइम पे यूरो का टॉप स्कोर ओन गोल है, 5 गोल आए, ओन गोल आए 5. बाकी तो मतलब आई थिंक थोड़ा सा अजीब तो है ये. बट जो इसके बाद हराम बॉल स्टार्ट होता है वो सेकंड हाफ में होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में पोजेशन मोर और लेस इक्वल था. डेनमार्क ने 9 शॉट लिए थे जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे. इंग्लैंड ने 6 शॉट लिए थे जिसमें से 2 ऑन टारगेट थे. द ग्रेट थिंग अबाउट डेनमार्क वाज कि रिगार्डलेस अगर वो अच्छी पोजीशन में आ रहे या नहीं आ रहे, वो शॉट ले रहे हैं, वो कीपर को टेस्ट कर रहे हैं. इंग्लैंड की तरफ से जो 2 मेन प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी. एक तो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लग रही थी. देन सेकंड जो प्लेयर्स हैं, फोर्डन बेटर हो गया था बट बेलिंगम काफी गंदा हो गया था इस गेम के अंदर. बट सेकंड हाफ पे आते हैं, एंड सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में इंग्लैंड एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज दे लुक्ड बेटर. ठीक है, विच मीन्स कि अटैक वो लोग नहीं कर रहे बट वो लोग डिफेंड बेटर कर रहे हैं. Was there any change in the formation? उस टाइम पे नहीं था. एंड इसके बाद जो होता है, फोर्डन भी वेरी अर्ली ऑन जो एक पोस्ट पे मार देता है विच कुड हैव गॉन इन देयर फेवर, बट थोड़ा डिफिकल्ट शॉट था वो एक्चुअली में. बट हम लोग देखते हैं कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड सब आउट होता है फॉर कॉर्नर कैलेगर. जो मेन चीज यहाँ पे होती है वो इसके थ्रू ही होती है. एंड ट्रेंट अगेन डिड नॉट हैव अ गुड गेम, एंड इट सीम्स लाइक ही इज नॉट श्योर कि उसकी क्या रोल है एक्चुअली में, क्योंकि उसका रोल में डिफरेंस ये था. लास्ट टाइम आई सेड कि ये विंग्स पे जा रहा था कई बार. इस बार ही वाज मोर सेंट्रल, थोड़ा रिजर्व था, पीछे खेलने को कहा गया था मे बी क्योंकि डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करने को, जो कि उससे नहीं हो रहा था. तो आई थिंक एंड कॉर्नर गैलेगर दोनों मैचेस में जब भी वो सब इन होके आया ट्रेंट की जगह, तो ही हैज मेड टीम बेटर हुई है टीम. तो आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि गैरेथ साउथगेट नेक्स्ट मैच में बेंच कर देता है ट्रेंट को. राइट, एंड आई थिंक इट वुड बी राइट ओनली क्योंकि इट डज नॉट सीम लाइक ही इज गेटिंग व्हाट हिज रोल इज राइट नाउ. थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है देखने में. एंड एवरी इंग्लिश पंडित जिसने भी इस बार क्रिटिसाइज करा है, ही हैज नॉट क्रिटिसाइज ट्रेंट, दे हैव क्रिटिसाइज गैरेथ साउथगेट. क्योंकि लाइक एसेंस वाइज तो ट्रेंट इज अ राइट बैक ओनली. उसको आप खिला रहे हो यहाँ पे, क्यों नहीं खिला रहे राइट बैक पे, क्यों नहीं ट्राई कर रहे? आई थिंक सेफ ऑप्शन है ना वॉकर पे लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं कर सकते एक मैच के लिए? लेफ्ट में तो आई थिंक खेलता ही नहीं वॉकर बिल्कुल भी. प्लस ट्रिपियर इज डूइंग अ डिसेंट जॉब देयर, तो व्हाई शिफ्ट हिम. प्लस वॉकर एज अ सेंटर बैक कर सकते हो, सेंटर बैक. बट आई थिंक मार्क गोई ने इस मैच में स्पेसिफिकली जैसी परफॉर्मेंस दिया, ही इज डेफिनेटली नॉट गेटिंग बेंच्ड. क्योंकि लाइक जितने डुअल्स, इट वाज बॉर्डर लाइन क्रेजी जितने डुअल्स वो जीत रहा था, गिर पड़ के समहाउ प्लेयर के आगे आके हेडर जीत जाना. इट वाज जेन्युइनली फनी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. देखने में थोड़ा मजा आ रहा था कि कैसे हर बारी जीत जा रहा है. एंड स्टोन्स तो इधर वे इज टू गुड टू बी बेंच. तो आई थिंक बेंच होगा तो ट्रेंट ही हो सकता है. एंड इसके बाद ना थोड़ा सा बेटर लग रही थी क्योंकि कॉर्नर गैलेगर ब्रिंग्स दैट मच नीडेड फिजिकलिटी इन द मिडफील्ड. थोड़ा रफ होता है वो टीम के साथ. बट डेनमार्क वाज स्टिल वेरी गुड. एंड जो मेन क्वेश्चन होगा साउथगेट पे यही होगा कि यू हैव स्कोर्ड जस्ट 1 गोल, स्टिल यू हैव सो मेनी गुड सुपरस्टार्स इन योर टीम एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू अटैक दैट एफिशिएंटली. मे बी बिकॉज आपके टैक्टिक्स ही वो नहीं है. अच्छा, फर्स्ट गोल मारने के बाद दे अगेन सैट बैक. जब तक इनका एक और गोल पड़ा नहीं तब तक इन्हें अटैक करना स्टार्ट करा नहीं, जो कि अगेन दे वर नॉट दैट इफेक्टिव इन दैट. बट फर्स्ट एक गोल मारने के बाद इफ यू आर सिटिंग मैच दैट इज नेवर अ गुड ऑप्शन. यू आर सपोज्ड टू विन द गेम. हाँ, मतलब एक गोल मार के किल ऑफ कर दो गेम. दो के बाद आप सेट बैक करो. ये चीज हमने लास्ट मैच में डिस्कस करी थी कि सर्बिया ने गोल नहीं मारा बट दिस विल कम बैक टू हॉन्ट देम. एंड वो इस मैच में दिख तो पता चल गई क्योंकि उन लोगों ने एक गोल मार दिया, अल्टीमेटली ड्रॉ हो गया मैच. तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इनकी तरफ से. दिस इज समथिंग दैट he'll have to improve. बट द फैक्ट दैट यू वर सेइंग कि डेनमार्क डिजर्व करती थी जीतना, फिर बेटर खेल रही थी. क्या सेकंड हाफ में ज्यादा बेटर हो गई थी डेनमार्क, ऐसा कुछ था? गेम ऐसा था कि मैंने ऐसे कहा ना कि स्ट्रक्चर वाइज बेटर हो गई थी. इसके बाद साउथगेट 3 सब्स्टिट्यूशन करता है जिसकी वजह से गेम पूरा चेंज हो जाता है. अच्छा, इन द 70th मिनट एब्रेची एजे आता है फॉर साका. साका बहुत अच्छा खेल रहा था. ऑली वॉटकिंस आता है फॉर केन, जो कि केन भी अच्छा खेल रहा था. एंड जैरेड बोवेन आता है फॉर फोर्डन, जो कि फोर्डन भी अच्छा खेल रहा था. तीनों अच्छे प्लेयर आपने हटा दिए जो कि आपके अच्छे खेल रहे थे. इसके चक्कर में आई थिंक प्रॉपर जो गेम है वो इनके मोमेंटम जो था वो प्रॉपर उनके फेवर में शिफ्ट हो गया डेनमार्क के, जिससे चलते उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट भी लिए. एंड आई थिंक अल्टीमेटली मेरे जो टेक अवे होगा इस गेम से वो यही होगा. एज ई सेड ना, शॉट ज़्यादा लिए, इसका मतलब उन्होंने चांसेस बेटर क्रिएट करे, सो दे कुड हैव वन दिस गेम. जो मेरा टेक अवे होगा वो यही होगा कि इवेंचुअली ये गेम हारने में इतना कुछ डिफरेंस हुआ नहीं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गेम जीत चुके हैं. मोस्ट लाइकली दे विल टॉप दिस ग्रुप. 2 पॉइंट आगे वो अभी दोनों अपनी
स्लोवेनिया से और डेनमार्क से, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट अगर आप सेम अप्रोच लेके नॉकआउट्स में जाके सोच रहे हो कि आप जीत जाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू. एंड लास्टली उसने ये चीज कमेंट करी है कि उसने एक्सक्यूज दिया कि एज पीपल नो वी डोंट हैव अ नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर कैल्विन फिलिप्स, इसलिए हम सुना गैरेथ साउथगेट ने कहा ना ये. दैट इज सो स्टूपिड. पहली बात तो आपको किसने कहा था कि आप नहीं ले सकते, कैल्विन फिलिप्स को लेना था और ले लेते. सेकेंडली यू हैव कोबी मेनो, जूड बेलिंगम, राइस. अगर आपकी ऐसी मिडफील्ड है, ईदर वे कैल्विन फिलिप्स वुड नॉट हैव प्लेड. एग्जैक्टली. तो इट इज सो स्टूपिड टू इवन मेंशन दिस. एंड जितने भी लोग गुस्सा होते हैं उसमें आप उनको और ज्यादा एम्युनिशन दे रहे हो आपके अगेंस्ट जाने के लिए. आई तो जेन्युइनली बिलीव, मैंने पहले भी कहा था, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे यूरोस को शुरू होने से पहले, स्क्वाड के एनालिसिस कर रहे थे, तो इंग्लैंड के लिए यही तो प्रॉब्लम है. देखो आपके पास इतना टैलेंट है अटैकिंगली, बट यू स्टिल वांट टू बी प्रैग्मेटिक. अब ऐसा भी नहीं कि आप प्रैग्मेटिज्म में बेस्ट हो. फ्रांस से भी आएगा, फ्रांस तोड़ देगी इनको. राइट. तो आप ना अपनी आइडेंटिटी अपने स्ट्रेंथ्स के बेसिस से बना पा रहे हो, ना प्रैग्मेटिज्म के बेसिस से बना पा रहे हो. तो आप बचे कहाँ पे? एंड बचे कहाँ पे? एंड आई थिंक प्रैग्मेटिक, फाइन यू आर प्रैग्मेटिक, बट एटलीस्ट स्किल ऑफ द गेम. नहीं, 1-1 पे विन के लिए ना खेलना इज नॉट बीइंग प्रैग्मेटिक. वो तो स्टूपिड है, वो तो स्टूपिड, वो प्रैग्मेटिक है भी नहीं. हाँ राइट. तो पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं. आई थिंक बस यही होना चाहिए इनका कि एटलीस्ट स्कोर 2 गोल्स, ताकि गेम खत्म हो जाए. 2 गोल की लीड, आई एम प्रीटी श्योर दैट दे विल नॉट बॉटल दैट, क्योंकि दे हैव गुड इनफ प्लेयर्स टू सेव दैट लीड. बट एटलीस्ट किल ऑफ द गेम, देन सिट बैक. चाहे आपको जो करना है पाक बस करना है कर दो, बट किल ऑफ द गेम फर्स्ट. दैट शुड बी द मेन प्रायोरिटी एंड टेक अवे फ्रॉम दिस. बट नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अपने नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, विच इज गोइंग टू बी अगेंस्ट स्पेन वर्सेस इटली. ये गेम तो मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था, तो आई विल आल्सो हैव सम थॉट्स टू से. राइट. बट नाउ स्टार्टिंग विद द लाइनअप्स, एंड दिस गेम वाज वेरी एंटरटेनिंग एक्चुअली में. इसमें भी स्पेन ने कुछ चेंज नहीं करा. मोराटा आगे खेल रहा था अप फ्रंट, देन लेफ्ट पे निको विलियम्स था, हु हैड द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस. पेड्री बीच में खेल रहा था, राइट में यमाल खेल रहा था, डबल पेट में वही रॉड्री और फाबियन रूइज थे. पीछे अपना कुकरेला खेल रहा था, हु अगेन हैड अ वेरी गुड गेम. लापोर्ते एंड जो ले नॉर्मन जो भी उनका प्लेयर है सेंटर बैक, वो खेल रहा था. एंड राइट में कारवाल खेल रहा था, एंड पीछे उनाई सिमोन. एंड इटली वाज गोइंग विद द 4-2-3-1 फॉर्मेशन. अगेन जो भी किएजा, स्कमाका, अपना बरेला एंड बासोनी, सारे जितने प्लेयर्स हैं सब लोग स्टार्ट करते, डोनारूमा, तो सारे लोग खेल रहे थे. एंड जब गेम स्टार्ट होता है, यू वुड अगेन एक्सपेक्ट, जैसा गेम स्टार्ट होता है कि स्पेन पोजीशन डोमिनेट करेगी, चांसेस बनाएगी, अच्छा खेल रही थी स्पेन. बट आई थिंक इटली का फर्स्ट हाफ वाज वेरी अंडररेटेड इन द सेंस कि, नॉट अंडररेटेड एक्चुअली, आई थिंक जो क्रिएटर्स हैं एंड जिन लोगों ने मैच एज फैंस देखा, उन लोगों ने थोड़ा अंडररेट कर दिया. जितने एक्सपर्ट्स थे जो भी उनके स्टूडियो में बैठे थे, एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग इटली. बट वही बात है कि वो प्रेस तब तक ही चल सकती है अनलेस एंड अनटिल आप रिजल्ट निकालोगे. हम लोग रियल मैड्रिड को कितनी बार, ये मैच देखते मुझे रियल मैड्रिड की याद आ रही थी, क्योंकि इटली जो है वो पीछे बैठ रही थी. दे वर सिटिंग बैक टू डिफेंड एंड अब्सॉर्ब द पोजेशन, अब्सॉर्ब द प्रेशर जो स्पेन पुट कर रही थी उन पे. एंड देयर होल प्लान वाज कि हम लोग ऑन द काउंटर खेलेंगे, किएजा इन सब की पेस को एक्सप्लॉइट करेंगे एंड देन अटैक करेंगे उनसे. एंड टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल इन दैट, क्योंकि स्पेन अटैक तो काफी कर रही थी एंड चांसेस भी उन्होंने अच्छे बनाए थे, बट फिनिश ऑफ नहीं हुआ था. गेम 0-0 पे स्टार्ट एंड हुआ था इन द हाफ टाइम. प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर चांसेस बन रहे थे, बट इटली वाज दैट टीम जो बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग कर रही थी, बहुत सॉलिड थी एट द बैक, एंड ऑन द काउंटर दे केम क्लोज, नॉट एज क्लोज एज दे वुड हैव वांटेड टू बी एंड नॉट एज क्लोज एज स्पेन वेंट, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट मतलब वो दे वर गेटिंग इन गुड पोजिशंस. वहां से बस वो शॉट की कमी हो रही थी या फाइनल पास की देरी हो रही थी, वो मेन प्रॉब्लम थी. बट आई थिंक ओवरऑल इन द फर्स्ट हाफ इटली वाज एक्चुअली गुड. एंड जो प्रॉपर लोग कहते हैं कि हिस्टोरिकली इटली का जो स्टाइल ऑफ प्लेयर रहा है कि विल बी एकदम रेजोल्यूट डिफेंडिंग वाइज एंड ऑन द काउंटर हम लोग अच्छा खेलेंगे एंड विंग्स एक्सप्लॉइट करेंगे. आई थिंक इटली का गेम प्लान डिट्टो वही था. इसलिए जितने भी लोग कह रहे थे कि स्पेन ने एकदम तोड़ रखा है, मैं थोड़ा हेजिडेंट था वो कहने में इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि अगर दूसरी टीम का गेम प्लान ही वही हो ना कि हम लोग अब्सॉर्ब करेंगे प्रेशर को और फिर ऑन द काउंटर खेलेंगे, तो यू कांट रियली से कि इटली ने, स्पेन ने एकदम तोड़ रखा है. बट मेरा पॉइंट पता यही है, अभी मैं अर्जेंटीना कनाडा वाला मैच भी कवर करूंगा. पहले हाफ में कोई गोल नहीं आया, बट यू ऑलवेज नो कि ऑन द ब्रेक टीम बेटर कौन से, मोमेंटम किसके पास चल रहा है. इट वाज स्पेन, राइट. एंड वन थिंग दैट आई वुड आल्सो ऐड टू द आर्गुमेंट इज कि स्पेन के लिए एक जो मुझे चीज बड़ी अच्छी लगी देख के, विच वॉज क्लियरली नॉट एविडेंट इन द वर्ल्ड कप एंड इन द यूरोज इन 2021. मतलब आई थिंक ये वही फुएंटे के अंडर का ये एक प्रोग्रेस होगा. They were not afraid to take shots from long distances also. I remember
एंड इवन सो मोराटा, पेड्री, यमाल, यू वुड से यमाल ने भी एक कर्लर लिया था फार पोस्ट पे, बहुत अच्छा आउटसाइड द बॉक्स. व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस टीम वाज कि ये लोग ना कीपर को तुरंत टेस्ट करे जा रहे हैं. एंड कीपर है कौन? डोनारूमा, जिसकी पिछले क्वाइट फ्रैंकली एवर सिंस ही मूव टू पीएसजी इन 2021 his reputation has dipped massively. He is known to be prone to errors. Right. मैं वो चीज देख के खुश था कि अगर आप बहुत क्लियर, क्योंकि स्पेन जैसी टीम का ना कई बार ऑब्सेशन बन जाता है जो बार्सिलोना के साथ नहीं होता. एकदम बढ़िया पास खोल के एकदम प्रॉपर टैप इन बना के, टैप इन ही गोल पड़ेगा जब कीपर भी लेटा हुआ होगा, सब खाली बीट हो गोल जाएंगे. राइट. They have let go of that obsession and they are now taking chances and testing the keeper under defense regularly. वो चीज मुझे अच्छी लगी थी. आई थिंक यहाँ पे कुछ नोटेबल मेंशंस होंगे लाइक मोराटा, लाइक निको विलियम्स, क्योंकि मोराटा भी ही वॉज नॉट एग्जैक्टली नंबर 9 यहाँ पे, ही वॉज काइंड ऑफ अ फॉल्स नाइन. ऑफन टाइम्स वो विंग्स पे ड्रिफ्ट कर रहा था एंड विंग से भी बहुत अच्छी बॉल डालता था. आई रिमेंबर एक बहुत अच्छा चांस था निको विलियम्स के पास टू हिट द बॉल इन मोराटा की क्रॉस पे, बट ही फेल टू डू सो. बट रिगार्डलेस पॉइंट वही है कि दे वर नॉट अफ्रेड टू टेक ऑन द प्लेयर्स टू क्रिएट चांसेस एंड दे वर रेगुलरली गेटिंग इनसाइड इटलीज बॉक्स, जो कि इटली लाइक रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रही थी. इसी के चलते भी सौ कि स्पेन के पास 61% पोजेशन था, 9 शॉट लिए थे जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे. इटली ने एक ही शॉट लिया था जिसमें से 0 ऑन टारगेट थे. तो इटली वॉज गेटिंग इन गुड पोजिशंस, बट वही है कि आप शॉट नहीं ले पा रहे वहां से. वो मेन प्रॉब्लम थी इटली की तरफ से. एंड आई थिंक एक चीज जो मैं कहूंगा, डी लोरेंजो जो उनका राइट बैक था, ही वॉज गेटिंग कुक्ड भाई. जो निको विलियम्स ने पेला है उसको in the first half and the second half as well. That was great to see. And Italy का एक जो चीज़ है which they can improve upon is, although I think इनका जो मेन गेम प्ले था वो स्पेन के अगेंस्ट ही ऐसा था because they knew कि पोजीशन नहीं होगा उनके पास ऐसा, which is कि ऑन द ब्रेक जो आप एक्सपेक्ट करो ना कि हम 3-4 पासेस में ही एकदम बॉल निकाल लेंगे, ऑफन टाइम्स वो इतना ज़्यादा हरी हो कि आप इतना ऐसे पासेस कर रहे हो कि यू आर लूजिंग पोजीशन वेरी इजिली. तो whenever you get the ball, पीपल जो टीम्स होती है वो ऑन द ब्रेक खेलती हैं, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो रिमेन काम ऑन दोज सिचुएशंस. यू डोंट हैव टू कि भाई हम तो एक ही बॉल निकालेंगे और एक ही बॉल में थ्रू बॉल निकल जाएगी, ऐसी गोली हो जाएगा डायरेक्ट. यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो फॉर दैट परफेक्ट पास. सो मे बी दिस इज समथिंग दैट दे कैन इंप्रूव अपॉन. बट सेकंड हाफ में अर्ली ऑन एक ओन गोल आ जाता है इटली की तरफ से, एंड आई थिंक इट हैड टू बी एन ओन गोल ओनली, जो कि इस मैच को अल्टीमेटली डिसाइड कर सकता था. स्टार्ट तो एटलीस्ट उससे हो सकता था. एंड उसमें भी निको विलियम्स के पास एक वही आपको क्रेडिट देना पड़ेगा दैट उसने बीट करा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्रॉस डाला जो मोराटा का जस्ट टच होके आता है. डोनारूमा एकदम एंड मोमेंट पे, वोंट ब्लेम हिम क्योंकि ही गॉट कॉट ऑफ गार्ड, क्योंकि एकदम से हेडर लग गया उसका. एंड जिसने फिर ओन गोल मारा, आई थिंक उसमें भी इट वाज नॉट अ मिस्टेक एग्जैक्टली, बट बस वो बॉल आ गई उसके लिए, ही कुड नॉट हैव डन एनीथिंग. बट आई थिंक इसी से ही आप कुछ चेंजेस ला सकते थे गेम के अंदर. एंड इससे आई थिंक इसके बाद पूरा गेम चेंज हो गया. स्पेन अल्टीमेटली टुक ओवर एंड जो भी हम लोग कह रहे हैं इटली को थोड़े बहुत चांसेस मिल रहे थे वो भी मिलने बंद हो गए. स्पेन ने लाइक एकदम तोड़ ही दिया. एंड ये इंटरेस्टिंग बात है कि व्हेन वन टीम इज डाउन विद जस्ट 1 गोल, 1-0 का स्कोर चल रहा है, वो भी ओन गोल आया है, तो इटली के पास आइडियली काफी इंसेंटिव होना चाहिए कि अभी हम लोग ऑल आउट जाके अटैक करते हैं. अगर एक इक्वलाइजर आ गया देन यू नेवर नो. बट वो चीज का पोटेंशियल भी नहीं मिला उन लोगों. वही मेरा पॉइंट था कहने का एट हाफ टाइम ऑल्सो कि दैट इज हाउ गुड स्पेन वर, कि इवन दो एक ही 1-0 से जीते हैं, वो गोल उन्होंने मारा भी नहीं है, वो ओन गोल आया है, येट देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि कौन सी टीम बेटर है. राइट. आई थिंक वहां पे स्पेन काफी मार्जिन पे ले गई. एंड माइंड यू दिस डज नॉट मीन कि इटली ट्राई नहीं कर रही थी. वो ट्राई कर रही थी, बट स्पेन वाज जस्ट सो गुड एट कंट्रोलिंग द गेम दैट वो अब मार्जिन ऑफ एरर तक नहीं दे पा रहे उनको. तो आई थिंक वो चीज बेटर है. एंड I think Chiesa had a bad outing. He got subbed off 60th minute पे, and maybe I think they could have kept him क्योंकि wings पे on the break exploit कर सकता है उसके थ्रू, but ठीक है, he did not have a great game. Again, Nico Williams would be the standout guy यहाँ पे, जिसने मैच पूरा ultimately तोड़ रखा था, and जो मेन standout performer रहेगा. जो मेन चीज है, स्पेन जो नेक्स्ट मैच है उनका अल्बेनिया के अगेंस्ट, लास्ट मैच, they will most probably win that match. तो ये तो पक्का है कि वो टॉप कर रहे हैं इस ग्रुप. जो नेक्स्ट मैच है इटली और क्रोएशिया का, दैट इज अगेंस्ट ईच अदर. एंड इटली इस टाइम पे 3 पॉइंट पे, क्रोएशिया 1 पॉइंट पे. तो दैट इज गोइंग टू बी द डिसाइडर एक्चुअली. तो ऑल्दो कोई बड़ी बात नहीं, दोनों क्वालिफाई कर ही जाए. हाँ, अल्टीमेटली कर जाए, बट लाइक जस्ट टू बी सेफ दिस इज गोइंग टू बी द मेन. ऑल्दो पता है क्रोएशिया शायद ना करे इसके बाद भी, क्योंकि वो एक ही पॉइंट की तरफ से होंगे. अगर हार जाए तो क्रोएशिया नहीं करेगी. पॉसिबल है. एंड सो आई थिंक मेरा पॉइंट वही रहेगा कि नेक्स्ट मैच इनका देखने में, इटली एंड क्रोएशिया का, वो देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि इट इज अ डिसाइडर. जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा आगे.
बट आई थिंक इसकी तरफ से हमने यूरोस रैप अप करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोपा अमेरिका एंड लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना. लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग, मैं एक चीज पता है, मैच जो शुरू हुआ था ना उसके पहले 6-7 मिनट के अंदर ही एक मोमेंट था जब एक लॉन्ग बॉल आती है एंड डिमारिया और मेसी दोनों भाग रहे हैं राइट एट द गोलकीपर, दोनों भाग रहे हैं फुल पेस पे. एंड उस टाइम पे जो मेरा एक्साइटमेंट लेवल था ना, मैंने एक चीज रियलाइज करी एंड आई वांट दिस टू बी ऑन कैमरा स्पेसिफिकली बिकॉज आई मेड दिस वेरी वोकल कि द पास्ट 1 year और सो हैज बीन वेरी बोरिंग फॉर फुटबॉल फॉर मी. पिछले 1-1.5 साल में मैंने जितना एक्साइटेड फील करा है ना फुटबॉल के लिए, मतलब जितना मैंने ये मैच देख के आज एक्साइटेड फील करा इतना मैंने पिछले 1.5 साल में फील नहीं करा. आज आई वॉज रिमाइंडेड ऑन वाई आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब करा था कि मुझे एक्साइटमेंट होता है बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली मेसी मायामी से खेल रहा है, वो मैच देखने में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है विद द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट इम्पॉसिबल होता है. प्लस कहीं ना कहीं आपको दिमाग में पता है डज नॉट मैटर तो वैसे ऐसा चीज भी नहीं करता है, बट दैट मोमेंट जब वो 5-6 मिनट के अंदर ही हो गया था ये सीन, दैट इज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये कोपा अमेरिका फाइनली शुरू हो चुका है एंड वो मुझे वाइब्स आने लग गई. एंड मैं एक्चुअली में नाउ माय क्या कहते हैं एक्साइटमेंट एंड लव फॉर फुटबॉल हैज काइंड ऑफ रिटर्न. वरना पिछले 1-1.5 साल में फुटबॉल particularly as a Barcelona fan has been very boring and as a Messi fan also because there's nothing at stake. इस मैच ने मेरा वो पैशन रिवाइव करा है, तो मैं उस चीज के लिए बड़ा खुश हूँ एंड नाउ आई एम जेन्युइनली हाइप्ड फॉर द कोपा अमेरिका गोइंग फॉरवर्ड. कमिंग टू द गेम दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस करे हैं स्कैलोनी ने एंड आई थिंक दिस इज अ हिंट एट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. सेम राइट, मेरा भी सबसे पहला थॉट ही था लाइनअप देखने में. एग्जैक्टली बिकॉज मोलिना एंड अक्यूना स्टार्ट कर रहे हैं, रोमेरो स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, बट ओटामेंडी की जगह लिसांड्रो मार्टिनेज स्टार्ट कर रहा है. राइट, ये एक सरप्राइज था फॉर श्योर. एंजो फर्नांडिस अभी इंजरी से आया है सर्जरी के बाद, तो आई थिंक पैराडिस को स्टार्ट कराया, बट फिर डिपॉल और मैकलिस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, व्हिच मींस लो चेल्सो इज नो लॉन्गर अ स्टार्टर, जो कि वर्ल्ड कप से पहले स्टार्टर हुआ करता था. मेसी डिमारिया स्टार्ट कर रहा है, समझ में आता है, लेकिन लोतारो मार्टिनेज के अल्वारेज स्टार्ट कर रहा है. राइट, इट वॉज बेसिकली अ 4-4-2 ऑन पेपर 4-3-3 कहते हैं, बट डिमारिया एज अ राइट मिड खेल रहा था, मैकलिस्टर एज अ लेफ्ट मिड एंड अप टॉप दो स्ट्राइकर्स थे मेसी एंड अल्वारेज. एंड आई थिंक दिस सूट्स अर्जेंटीना द बेस्ट. हमने पहले भी डिस्कस करा था कैसे इन मोस्ट ऑफ द गेम्स ये फॉर्मेशन यूज करेंगे ये लोग. एंड कमिंग एक्चुअली टू द गेम, फर्स्टली डू यू हैव एनी कमेंट्स ऑन द लाइनअप? आई थिंक लाइनअप में मेरा भी सबसे पहले दिमाग में यही चीज आई थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, क्योंकि वी आल्सो डिस्कस इन द स्क्वाड एनालिसिस कैसे काफी प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं. व्हाट इज सेड अबाउट डिमारिया एज वेल कि इट इज पॉसिबल डिमारिया स्टार्ट ना करे. आई थिंक पॉइंट वही है कि मोस्ट प्रोबेबली 99% दैट इट इज गोइंग टू बी हिज लास्ट टूर्नामेंट, सो ही विल वांट टू प्ले ऑल द मिनट्स एंड इवन स्कैलोनी विल बी ऑल राइट विद दैट. बट इन जनरल जो यंग सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिले हमें, लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज स्पेसिफिकली, आई वाज वेरी सरप्राइज क्योंकि it's not like he has had a good season, but he had a great game. भाई ये अर्जेंटीना, डिपॉल had a great game भाई. मतलब क्या हो जाता है इन लोगों को. टीम नेशनल टीम में जब होगी तो अच्छा खेलोगे. अल्वारेज ने भी गोल मार ही दिया राइट अल्टीमेटली. तो भाई मतलब चलो लेट्स कम टू द गेम. एक्चुअली में अर्जेंटीना ने 4-4-2. कनाडा इंटरेस्टिंगली वर एक्चुअली प्रेसिंग क्वाइट वेल इनिशियली. ठीक है, दे वर प्रेसिंग हाई अप द पिच, इंटेंसिटी से वो फोर्स कर रहे थे अर्जेंटीना को कि बॉल जल्दी जल्दी रोटेट करो बिकॉज दे आर रीचिंग आउट टू एवरी पर्सन वेरी क्विकली. एंड सो व्हाट हैपेंस इज दिस अलाउड अ लॉट ऑफ द अटैकर्स फॉर अर्जेंटीना, बी इट डिमारिया, बी इट मेसी, बी इट अल्वारेज. ऑल्दो अल्वारेज के उतनी इन बिहाइंड रन मुझे देखने को मिली नहीं, बट पर्टिकुलरली डिमारिया एंड मेसी, दैट कॉन्स्टेंटली यू वुड सी मिडफील्ड से डिपॉल या फिर परेदेस जो एक लॉन्ग बॉल डालेंगे towards the right wing and Messi and Di Maria भाग रहे हैं. And it was so nice to see कि Messi playing centrally as a second striker meant कि from the get go almost every attack had Messi in the box. I think ये चीज मैंने भी नोटिस करी थी. मैंने तो स्टार्टिंग के 20-25 मिनट ही देखे थे, then I fell asleep. बट उस 20-25 मिनट में व्हाट आई नोटिस वाज कि मेसी बेयरली केम ड्रॉप डीप. आगे की तरफ ही एकदम फॉरवर्ड में ही खेल रहा था वो. एंड दैट वाज द बिगेस्ट साइड टू सी, सबसे अच्छा मुझे लगा. तो फिर तुमने वो साइड देखी होगी ना जब वो डिमारिया और मेसी दोनों भाग रहे थे एंड डिमारिया ने 1v1 चांस मिस करा था. भाई क्या मतलब ऐसे में इतना एक्साइटमेंट होता ना उस टाइम पे देख के. एंड डिमारिया भी स्टार्टिंग में जो बॉल कर रहा था भाई, उसको देख के अलग ही मजा आता है, जो ड्रिबलिंग कर रहा होता है. हिम एंड मेसी, दे वर दोस टू गाइज जो कि कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं. And let me just put it out right away. मैंने ट्वीट भी करा था इसके बारे में. Messi could have easily had at least 3 goals. At least 3 goals कह रहा हूँ मैं. At bare minimum.
सबसे easiest chances जो possible थे मेसी ने मिस करे हैं, and yet he dropped a man of the match worthy performance. As a Ronaldo fan, do you have to say anything? I think मेरा point यही है, and I get why people will say that. And मैंने like जितना मैंने भी सुबह उठ के थोड़ा सा इधर उधर देखा क्या क्या हुआ है. उससे दोनों गोल तूने passes देखे मेसी के? हाँ देखे थे राइट. एंड इन जनरल आई ऑल्सो सॉ कि जो चांसेस मिस करे उसने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट, जो चांसेस मिस करे थे दैट वाज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग टू सी. भाई वो ना देखा था जब कीपर को उसने लिटा दिया फिर वो प्लेयर पे चिप करने जा रहा था, वो चिप नहीं हो पाई उससे. तो दैट वाज अ वेरी थोड़े से अजीब सी साइड थी वो देखने को. एंड अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी, क्योंकि काफी लोग ना ट्विटर टाइमलाइन पे सब स्टार्ट हुआ, इवन मेसी फैंस आर सेइंग दैट कि उसका रोल बहुत डिफरेंट होने वाला है इस बार, इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग. मेरा पॉइंट ये कि दिस इज सबसे बात है एक्चुअली में इस मैच में सबसे ज्यादा ऊपर खेला है वो रिलेटिवली पिछले खेलने वाला है. एंड आई थिंक दिस इज वाज फ्रॉम अ फिनिशिंग पॉइंट दिस वाज जस्ट एन ऑफ गेम. हां एग्जैक्टली, ही विल स्कोर गोल्स, क्योंकि अगर आप इतने सारे सिटर्स एक ही मैच में मिस कर रहे हो, इट इज क्लियरली एन ऑफ डे. हां कोई ना कोई तो जाने वाला है. एंड एक्चुअली पता है, आई एम वेरी हैप्पी कि ऑल ऑफ दीस ब्लंडर चांसेस वर मिस्ड इन अ सिंगल गेम. ओके, जैसे लोग विराट कोहली के लिए नहीं कह रहे थे अभी कि जो बुरा टाइम चल रहा है अभी सारे एक साथ ही आ जाए, जब बड़े मैचेस होंगे तब परफॉर्म करेगा. आई थिंक इट इज ऑलवेज नाइस. अगर ऐसा होता ना कि आप हर मैच में वो एक दो क्लोज चांसेस मिस कर दे रहे हो, यू आर कमिंग क्लोज टू स्कोरिंग बट यू आर नॉट स्कोरिंग, तब आपको लगता है कि आप एक बुरे पैच पे चल रहे हो. अगर आप क्लियरली इतने बड़े बड़े चांसेस एक ही मैच के अंदर विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 मिनट्स आपने 3 बड़े बड़े चांसेस मिस कर दिए, इट इज क्लियरली एन ऑफ डे. Off day, plus I think in the grander scheme of things it does not matter. Firstly because it was Canada, secondly because first game था, and thirdly because आप गेम जीत गए ultimately. And मतलब वही ना, despite not doing that he was still the difference maker. That is the point. Canada I think first half में 2 chances थे जब वो बहुत close आए थे. एक तो of course it had to be Davies. मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, एक चांस था जब वो लेफ्ट बैक से बॉल को उतना आगे फेंका और फिर ओवररन कर दिया, एंड वो करते करते गोल किक की जो लाइन है उसके पैरेलली ऐसे भाग रहा है और फिर कट बैक कर रहा है. और मुझे याद आया था 8-2 वाला. मैं मजाक सेट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही सीन था. आई थिंक कुटिन्हो ने गोल मारा था जब उसने ऐसे कट बैक करा था, किसने मारा था याद है ना तुम्हें? वो एग्जैक्ट रेप्लिका था, बट यहाँ पे परदेश ने इतना अच्छा इंटरसेप्ट करा. एंड द सेकंड वन वाज जब वो राइट विंग से एक पॉइंट ब्लैंक पे क्रॉस आता है, एंड एमी मार्टिनेज आई थिंक ही वाज आल्सो इक्वली डिजर्विंग ऑफ द मैन ऑफ द मैच अवार्ड. ओके भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, एमी मार्टिनेज, डिपॉल, परदेश को ले लो तुम, अल्वारेस को ले लो, अक्यूनिया मोलिना, इनको तो ये पता नहीं क्या, लिसांड्रो मार्टिनेज को ले लो, क्रिश्चियन रोमेरो को भी ले लो. भाई ही इज नॉट दिस गुड विद टॉटनहम. अच्छा है भाई, दीज गाइज ये 10x मल्टीप्लेयर लेके खेल रहे होते हैं क्या अर्जेंटीना से? मतलब डिपॉल को मैं देख रहा हूँ ब्लाइंडली प्रेस कर रहा है भाई, कोई थक ही नहीं रहा बंदा, कैसे हो सकता है ये? एंड सो वी सी कि कनाडा के पास ये 2 चांसेस थे, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ अर्जेंटीना के पास 65-70% पोजीशन था. इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज दोनों के 7 शॉट्स थे. कनाडा आल्सो हैड 7 शॉट्स, एंड शायद 2 ऑन टारगेट अर्जेंटीना के थे एंड 1 ऑन टारगेट कनाडा का था. येट जो तुमने अभी कहा था ना, आई थिंक किस टीम के लिए कहा था अभी तुमने? क्या चीज? इंग्लैंड के लिए कहा था, स्पेन के लिए कहा था? बेसिकली वही था कि इतना ज्यादा खुल के ओपन गेम चल रहा था जो भी था, यू ऑलवेज न्यू कि अर्जेंटीना मैच जीतने वाली है. एंड आई काइंड ऑफ गेट व्हाट यू वुड बी फीलिंग विद रियल मैड्रिड. क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, नॉट इवन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम वाज आई स्ट्रेस्ड, एंड आई वोंट बी गोइंग इन दिस कोपा अमेरिका कि हम जीतने नहीं वाले. हो सकता है ना जीते, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा थोड़ी जीतेगा. बट एक वो जो एक अनडाइंग सेल्फ बिलीफ होता है ना टीम के अंदर कि अर्जेंटीना कभी भी बड़े गेम में बहुत कन्विंसिंगली कभी नहीं जीतती है, चाहे वो कितनी भी अच्छे फॉर्म में हो. वो अर्जेंटीना का क्यों है, ये वर्ल्ड कप के जो बेस्ट गेम्स थे, अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, वो क्यों थे? बस अर्जेंटीना इज नोन टू बी दैट वे. वो घिसाई करके ही गेम जीतते हैं, कभी बहुत ज्यादा वैसे नहीं जीतेंगे, डर्टी गेम होगा ही होगा. सो यू नो अर्जेंटीना के साथ वो थोड़ा सा हार्ट बीट तेज करने वाले मोमेंट्स आएंगे ही आएंगे, बट दिस टीम इज जस्ट सो कॉन्फिडेंट दैट यू नो कि इवेंचुअली लोग जीतने ही वाले हैं. एंड गोइंग इनटू दैट फर्स्ट हाफ एग्जैक्टली वही फीलिंग थी. एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था, सेकंड हाफ शुरू हो रहा होता है तो टनल के अंदर दिखा रहे होते हैं ना क्या हो रहा होता है. तो वो मेसी शायद कहीं ड्रेसिंग रूम में होगा या कहीं होगा, तो पूरी टीम ऐसे ना 2 टनल्स में चल रही है, मतलब 2 ऐसे लाइंस में चल रही है, और थोड़ा आगे जाके रुक गए और फिर वो वेट कर रहे हैं मेसी का आने का, और मेसी से बीच में से आ रहे हैं आर्मबैंड करते हुए, फिर उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद उसके पीछे जा रहे हैं. तो वो यूनिटी में पूरी होता और दिख रही थी भाई कि होने वाला है कुछ अभी. एंड आती भाई गोल आ जाता है. मेसी अ ग्रेट बॉल टू ओपन अप मैकएलिस्टर, ही स्क्वायर्स इट अप फॉर अल्वारेस, एक टैप इन मिल जाता है बहुत ईजी सा.
एंड इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्जेंटीना ग्रू सो मच इनटू द गेम, जहां पे कनाडा के पास दोबारा 2-3 चांसेस आए थे जहां पे दे कुड हैव स्कोर्ड, बट वंस अगेन एमी मार्टिनेज फॉर अर्जेंटीना इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. तो देयर वाज नो डाउट. मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ये कनाडा गोल मार भी देती ना, दिस गेम कुड हैव इजीली बीन एटलीस्ट 6-0 फॉर अर्जेंटीना. इतने चांसेस मिस करें, थैंक्स टू मेसी बाय द वे, जितने चांसेस मिस करें. इवन डिमारिया के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूंगा, उसको गेम में देख के अलग ही फीलिंग आ रही होती है जिस तरीके से वो खेल रहा होता है. इन सेइंग दैट आई फील जस्ट लाइक मेसी, ही वाज अ बिट रस्टी टुडे. जब वो होता है ना कि वो अलग ही लेवल का ड्रिबलिंग ट्राई कर रहा है, यहाँ से भी कटा लूंगा, वहां से भी कटा लूंगा, हर चीज कर दूंगा, टॉय कर रहे हैं. हाँ, बट हर बार हो नहीं पाता है वो. तो वो जो सक्सेस परसेंटेज होता है उस चीज का, वो थोड़ा कम था. एंड वो भी इट विल इवेंचुअली ग्रो, आई नो. वो रस्टीनेस होती है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट प्लेइंग इन द टॉप 5 लीग्स एनीमोर. बट दैट इज द स्केरियस्ट पार्ट, that these two were not even at their best, and that is how threatening and assured Argentina were of themselves to win this game. Second chance we कहूँगा Messi once again assisting Lautaro Martinez. What do you have to say about this one? Because Martinez and Alvarez दोनों ने score करा है. Who do you start going forward? I still think that they'll start with अल्वारेस, क्योंकि आई थिंक पहले मैच में अल्वारेस को स्टार्ट देना, दैट वाज अ स्टेटमेंट. आई डोंट थिंक कि, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सीजन दैट लोटारो मार्टिनेज हैज हैड, अगर सीजन गंदा गया होता है देन अल्वारेस को स्टार्ट देते, देन इट वुड हैव मेड सेंस. बट अगर आप स्टार्ट ही उससे कर रहे हो, दैट इज अ स्टेटमेंट कि भाई लगना पड़ेगा, यू हैव टू स्कोर टू गेन योर लाइक रिटेन योर प्लेस. तो अल्वारेस ने भी स्कोर कर दिया, ही डिड हिज जॉब. देन लोटारो मार्टिनेज ऑफ द बेंच आके स्कोर देता है, ही आल्सो डिड हिज जॉब. बट आई स्टिल थिंक दैट they will stick to अपना अल्वारेस, क्योंकि बिकॉज आई थिंक कि वो अपना डिमारी को तो नहीं उतना, बट मेसी के लिए कॉम्प्लीमेंट भी करता है वो चीज. क्योंकि ये चीज आई ऑल्सो हैड दिस डिस्कशन विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि कैसे अगर फिनिशिंग नहीं भी हो रही मेसी से, द वन थिंग दैट ही विल नेवर एवर लूज इज हिज विजन एंड पासिंग. मतलब पहला गोल उसके पूरे विजन के ऊपर ही तो आया है. नहीं, विजन के ऊपर आया. एंड प्लस आई थिंक वो चीज ऐसी है कि ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, जैसे अगर वो 40-50 साल का हो जाएगा ना, तो भी he'll have some things जो प्लेयर्स के पास है ही नहीं होती, क्योंकि वो है बस ही इंग्रेन्ड है वो उसके साथ. तो आई थिंक इन दो चीजों में स्पेसिफिकली वो वर्क रेट वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बॉडी डिटोरिएट होगी. फिनिशिंग की हो सकती है क्योंकि वो एकदम इंस्टेंट उस लेवल पे नहीं रहेंगे. बट ये दो चीजें जो कि उसके दिमाग में है, फुटबॉलिंग IQ विच इज, आई थिंक वो चीज हो ही नहीं सकती. एंड सो फॉर दैट रीजन यू जस्ट हैव टू मेक अप फॉर हिज वर्क रेट, जो कि आई थिंक इस चीज में हमें वर्ल्ड कप में भी 100 की मेसी भाग रहा इधर उधर पागलों की तरह, वो भी दिखा रहा था. उस लेवल पे नहीं था, बट हाँ दिखा रहा था वो भी. इस मैच में मुझे चेंज लगा ही यही कि वो और रिजर्व थी वो चीज, कि तू लेजेंड बस फोकस करके तेरे को आगे खेलना है. आई थिंक परहैप्स ही वुड बी सेविंग अप फॉर द नॉकआउट्स. हो सकता है कि इट वाज लाइक कि तुम बस आगे के लिए अपना सेव करो एनर्जी, बाकी लोग हैं ना भागने के लिए, सब लोग भागेंगे इंक्लूडिंग डिमारिया. एंड दैट भाई एग्जैक्टली, लेट मी जस्ट गिव क्रेडिट टू डिमारिया आल्सो, बिकॉज डिमारिया का आई थिंक ये रोल डिफाइंड है. हमने कहा भी था कि ही वोंट बी प्लेइंग ऑल द गेम्स, जैसे पूरे 90 मिनट खेलेगा नहीं, उसका सेट है भाई, उसको 60 मिनट ही खेलना है. लेकिन जब खेल रहा है ना तो भागता हुआ दिखना चाहिए पूरे राइट विंग पर. ही इज कॉम्पनसेटिंग एट दैट एज फॉर मेसी लाइक नोबडी एल्स. प्लस एज यू सेड, डिमारिया हो गया, डेपॉल हो गया, अभी एंजो फर्नांडिस आएगा तो वो, मैकअलिस्टर हो गया, अल्वारेज हो गया, ऑल ऑफ दीज गाइज दे रन रिलेंटलेसली यार. मतलब at a human level it kind of feels abnormal कि कितने lungs हैं भाई इनके पास. That level of work rate they have. And मेसी के साथ वही है कि you do all you want. पूरा मैच में घोष कर सकता है. अगर वो वैसा पास दे रहा है जैसा उसने दिया है एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस पे, तो तुम क्या ही कर लोगे. पूरा गेम खोल देगा वो 1 सेकंड के लिए. तो he can ghost the whole game and yet make that difference in that 1 second. वही तो एक एक्स फैक्टर, एक एडवांटेज है, अनफेयर एडवांटेज है मेसी को रखने की. ऑल इन ऑल मतलब डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ थिंग्स टू कम? देखो क्योंकि मुझे लगता है अर्जेंटीना आर ऑलवेज स्लो स्टार्टर्स एंड उन्होंने स्टार्ट इस तरीके से करा है. राइट, स्काई इज द लिमिट भाई. आई थिंक डिफरेंस इन द क्वालिटी वाज ह्यूज बिटवीन द टीम्स. ऑल्दो आई हैव आल्सो हर्ड अ लॉट ऑफ कमेंटेटर्स से कि दे लाइड हाउ ब्रेव कनाडा वाज. काफी उन लोगों ने, भाई मैंने बताया ना, इतने शॉट्स भी लिए उन लोगों ने. So I think that is good, but I think just Argentina right now is too strong. Even हम जितने भी साउथ अमेरिकन टीम्स है, yes you can say उरुग्वे ने हराया है and Brazil is also strong, but Argentina both एक जो ऑफ द फील्ड चीजें होती हैं ऑन द फील्ड होती है, they are just it is going perfect for them. Nothing is going too good to be true वाला scene. मतलब तो I think
should not be a problem. Which is, I think, the only way they could lose also. हाँ, कि everything true, is too good to be true. Right. That is the only way I think they could lose. But हाँ, मतलब there's no sense in saying कि they are not the favorites right now. Very excited to see आगे क्या होता है. मैं लिटरली हम लोग सोए ही नहीं है बहुत टाइम तक, तो मैं ये सोचा था कि यार नींद आ रही है, क्या करें, मैच देखे, पर देखना पड़ेगा. जैसे वो मोमेंट आया था ना पहले 5 मिनट के अंदर, पूरी नींद उड़ गई. हाँ भाई, पूरा मैच देख रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो लेट्स होप और आगे अच्छी चीजें होती रहे, एंड विल एंड दिस पॉडकास्ट ऑन दिस नोट. होप यू ऑल एंजॉयड इट. प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, एंड जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए हमारे चैनल से, तो आपको मोहन दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी.